हेलो हेलो आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। 682, 321, 682 और 321 इतने का फर्क कैसा है भाई। 430, ओ भाई साहब 492, 702। अच्छा, कल कोई टेस्ट था तुम्हारा, एक दो बच्चों का मैसेज आया था कि फिजिक्स में 2 क्वेश्चन नहीं हुए, बाकी कर लिए हमने। तो भाई एक बच्चा नंबर लिख रहा था कुछ कितना 342 लिख रहा है, 635, 554, ये सब तो सही है। 130 फिजिक्स में भी सही है, 581 सही है, 500, 290। अभी जिसके 290 या 300 आ रहे हैं या 350 आ रहे हैं या 400 तक आ रहे हैं, या मैं 450 तक भी ले लेता हूं, है ना। 400 के अराउंड अगर मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारा बायोलॉजी कैसा है भाई, क्या दिक्कत आ रही बायोलॉजी में, उस पर फोकस करो, उसको इंप्रूव करो पहले, फिर फिजिक्स में बाद में बात करना। हाँ, जिनके 500 प्लस हैं, 550 आ रहे हैं, वो इस बात पे फोकस करे कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो सिखाया था, वो आप क्या रिवीजन करके गए थे, उस क्वेश्चंस वहां पे आपको वैसे दिखे। अगर वहां पे गलती हो रही है तो क्यों गलती हो रही है, रिवीजन में क्या प्रॉब्लम है, इन सब पर इंप्रूव करिए। फिजिक्स में 145, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अभी आपका जर्नी स्टार्टिंग है, आपको वो सारी गलती नहीं दोहरानी है जो आपने पिछले साल की होगी। जो भी गलती आपने पिछले साल करी थी, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया था, या टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, या फिर टेस्ट का फोबिया था, या सिले मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे थे, इन सभी चीजों पर कंट्रोल करिए। और सारी चीजें ठीक कैसे होगी, घर पे टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, टेस्ट देने से पहले घर पे एक टेस्ट देने से। देख भाई, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। टेस्ट में जाने से पहले कुछ काम आपको करके जाना होता है, वो ध्यान रखिए। पहला, जिस भी चैप्टर का टेस्ट है उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस विथ टाइम लिमिट। जैसे आप नोट्स भी रिवाइज कर रहे हो तो उसकी थ्योरी अलग रिवाइज करो, है ना, शॉर्ट में थ्योरी। और अगर आपको क्वेश्चन रिवाइज करने हैं नोट्स के भी, तो टाइमर लगा लो कि नोट्स में गिन लो क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है, टाइमर लगा लो, 20 मिनट में सारा रिवाइज करना है। टाइमर के साथ करो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप घर पे सवाल सॉल्व कर रहे हो तो स्पीड मेंटेन करके करो, कैलकुलेशन सारी पूरी स्टेप करके करो। कभी भी तुक्का लगाने के पीछे मत भागो कि ये सवाल है, आधा पढ़ा, अरे ये तो क्लास में सर जी कराया था, आधा पढ़ के डिसाइड कर लिया, तो अगले आधे में कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो उसमें मॉडिफिकेशन किया हो, उसको ध्यान रखो, उसको ध्यान रखो। अगर वो गलती कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा, जिस भी चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है, जैसे फिजिक्स में 2-3 चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में आ रहे होंगे, बायो में आ रहे हैं, आपको बहुत सारे बैच के ना एक्सेस मिले हैं, या फिर ऑफलाइन में बहुत सारी कोचिंग होती है, आपके कुछ दोस्त होंगे, या फिर ऑनलाइन में पीडब्ल्यू के भी बहुत सारे बैच होते हैं, वहां जाओ, वही वाला टेस्ट उठाओ। वही वाला टेस्ट मतलब सिमिलर टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उस सिलेबस पे टेस्ट पिछले साल भी तो हुए होंगे, पिछले बैच में भी तो हुए होंगे, उसको एक बार टाइम लिमिट के साथ अटेम्प्ट करो। कितने लोग एक करके गए थे। अगर आप सिर्फ एग्जाम के भरोसे रहोगे और सोचोगे वहां पे कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपको एग्जाम के बाहर अच्छा करना है, और ये सारी मॉडिफिकेशन धीरे धीरे अपने आप में करोगे ना, चीजें इंप्रूव होगी। पढ़ाई तो कर ही रहे हो, क्लास में क्वेश्चंस कर ही रहे हो, डीपीपी कर ही रहे हो, प्रैक्टिस कर ही रहे हो, इसके अलावा क्या करना है वो बताया है। इसके अलावा घर पे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आधा नहीं पढ़ना, तुक्का नहीं लगाना है, टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन भी टाइम लिमिट के साथ करना है, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आधे सॉल्यूशन करके आंसर नहीं टिक करना, आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, और लास्ट ईयर के टेस्ट देने हैं पहले, तब जाके टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इतना किया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया था तो अगली बार से ये करो। और ये तो मैंडेटरी है, ये तो मैंडेटरी है कि लास्ट बैच के या प्रीवियस ईयर बैच के या कोई ऑफलाइन कोचिंग की, कोई भी कोचिंग मिल जाए, कंटेंट्स और क्वेश्चन से घबराना नहीं है। इस लेवल पे मैं तुमको तैयार करा रहा हूं। ऐसे नहीं है, जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए उस चैप्टर में एक बार जाके देखो, जितने क्वेश्चंस करा दिए, तुम किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का मॉड्यूल उठा लो, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का तुम टेस्ट उठा लो, कहीं का भी कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन, जो चैप्टर पढ़ा दिए उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि अंत कर दिया मैंने, सब कुछ पढ़ा दिया और सब खत्म कर दिया, मैं भी इंसान हूं,
कोई चीज नया किसी ने सोचा होगा, नया क्वेश्चन फ्रेम की होगी, नया तरीके का लैंग्वेज बनाया होगा, है ना। सब्जेक्ट में कंसेप्ट कोई नहीं चेंज कर सकता, लेकिन सिचुएशन तो चेंज कर सकता है, नया लैंग्वेज तो सोच सकता है। तो एक्सपोजर सारी रखिए, लेकिन ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं कि एक्सपोजर के चक्कर में सिर्फ एक्सपोजर ही चल रहा है और क्लास में जो हो रहा है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। क्लास की चीजों को पूरा करने के बाद एक्सपोजर सारा रखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। 2-4 अलग अलग कोचिंग के दोस्त जरूर बनाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 2-4 कोचिंग के दोस्त जरूर होने चाहिए आपके। नहीं है तो टेलीग्राम सबसे बड़ा दोस्त है, वहां सब मिलता है। टेस्ट से पहले वो निकाल के सॉल्व किया करो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अपनी कमियों को अभी से पहचानो। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, टाइम प्रॉब्लम है, रिवीजन प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, एग्जाम के फोबिया का प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक का प्रॉब्लम है। कितने प्रॉब्लम मैंने बता दिया आपको? 6-7 प्रॉब्लम बता दिए। इन 6-7 प्रॉब्लम पे आइडेंटिफाई करके काम करो, लिखो इस प्रॉब्लम को, दीवार पे चिपका दो। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, स्पीड प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, रिवीजन की प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम है, टाइम मैनेज की प्रॉब्लम है। ये 4, 5, 6, 7 जो प्रॉब्लम है उसको लिखो दीवार पे, और रोज अपने आप को बताओ कि इस प्रॉब्लम पे आपने क्या काम किए, क्या नहीं किए। ऐसे थोड़ी ना होता है इंप्रूवमेंट बेटा। धीरे धीरे हमें अपनी कमियों को पहचान के उस पर काम करना होता है। और वी ऑल आर हेयर टू इंप्रूव आवरसेल्फ। हम यहां पे सीधा शक्तिमान बनने नहीं आए, हम यहां पे अपनी गलतियों को सुधारने आए। और यही काम आप 1 साल तक करते रह जाए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? शायद मैं आप सही कह रहा हूं, बात दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। बहुत सारी बातें बताई, और 4 कोचिंग के दोस्त जरूर बनाए, नहीं बनाए तो टेलीग्राम को दोस्त बनाए, ठीक है। और प्रैक्टिस करें। सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी एक बात है, सारे इंसान के पास एनर्जी लिमिटेड है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को जो लिमिटेड है उसको 4 जगह पे स्कैटर्ड करके लगा रहा है कि पूरी जान एक ही जगह पे फोकस कर दे रहा है। ईमानदारी से बताता हूं, जो अपना तन मन धन साम दाम दंड भेद सब पीसीबी पे लगा देगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? साम दान दंड भेद, तन मन धन सब अपना पीसीबी पे लगा देगा। 24 घंटे में उसको और कुछ सूझ ही नहीं रहा, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा। उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और बात सिर्फ गेम यहाँ पे इंप्रूवमेंट का, सिलेक्शन का नहीं है। सिलेक्शन तो एग्जाम वाले दिन मतलब होगा कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा हर रोज आपकी इंप्रूवमेंट पे डिपेंड करता है। आपके हाथ में सिलेक्शन नहीं है, आपके हाथ में इंप्रूवमेंट है। आपके हाथ में अपना 100% देना है। समझ गए? चलिए, अब जिसका रिकॉर्डेड लेक्चर का बैकलॉग है, जो मैंने छोटे छोटे दिए थे, 2 दिन का पूरा टाइम था आपका। 15 अगस्त है, कल संडे है, संडे को भी नहीं किया तो मंडे को सुबह उठ के 1 घंटे का लेक्चर देखा जा सकता था। अगर इसके लिए तुम एक्सक्यूज बना रहे हो, 1-2 बच्चों का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया, तो ध्यान सुनिएगा कि सर आपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर दिया वो क्यों दिया। हम रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे तो हम टेस्ट कब देखेंगे, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर हम अगर देखेंगे तो हम टेस्ट कब देंगे, हम रिवीजन कब करेंगे। एक बात बता, तो कब चाहता है सिलेबस कंप्लीट करना? ईमानदारी से कब चाहता है सिलेबस कंप्लीट करना? सर फरवरी एंड तक, या थोड़ा बहुत 2-4-5 दिन आगे ले लेना, क्योंकि बैच लेट स्टार्ट हुआ था। तो अगर मैं काउंट करूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10-15 दिन ऊपर नीचे तो ऐसे ही खराब हो जाता है, उसको छोड़ दे। तो मोटा मोटा तेरे पास 6 महीने हैं, ठीक है। और टोटल चैप्टर जो पढ़ने होते हैं, टोटल चैप्टर जो पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी मिला के कितने होते हैं बता? कितने होते हैं? 100। अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब मिला के पूछ रहा हूं, टोटल चैप्टर कितने होते हैं? 100। अब 100 चैप्टर लगभग होते होंगे, मुझे केमिस्ट्री और बायो का आइडिया नहीं है। फिजिक्स में तो 28 है, बेसिक मैथ वैथ लगा दो तो 1-2 बढ़ ही जाएगा। तो टोटल चैप्टर कितने जल्दी बताओ। और दिन तो 180 है, दिन 180 है। मैं चैप्टर बता रहा हूं, चैप्टर टोटल चैप्टर। अगर मैं 100 के आसपास ही मान लू, चले 90 मान लू, 90 चैप्टर, तो ये आता है 2 चैप्टर पर डे। सॉरी क्या है, हाँ 100 डेज और 180 डेज, 90 चैप्टर, सही तो लिखा था। तो ये आ गया 2 डेज, 2 दिन आ गए, 90 दूना 2 डेज पर चैप्टर, 2 डेज पर चैप्टर। मतलब आपको 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा। 2 दिन में एक चैप्टर का क्या मतलब होता है?
हैंग क्यों कर रहा है भाई? 2 दिन में एक चैप्टर का क्या मतलब होता है? लैग करके क्या? 2 दिन में एक चैप्टर का क्या मतलब होता है? 2 दिन में एक चैप्टर का क्या मतलब होता है सर? 2 दिन में एक चैप्टर का मतलब होता है 2 दिन में एक चैप्टर का मतलब होता है कि सर मंडे ट्यूसडे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर इतना कमजोर नहीं है कि तुम 2 दिन में कर लोगे। जैसे कि वो उसमें फ्लावरिंग प्लांट, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ये सब 1-2 दिन में होने वाले हैं क्या? मैं तो सिर्फ बायो का नाम लिया। फिजिक्स से नाम लूंगा, रोटेशन, रे ऑप्टिक्स, ये भाई 13-13 दिन चलेंगे मिनिमम। 13 क्लास, बहुत बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा तो 13 क्लास में रे ऑप्टिक्स होगा, मतलब 15-20 दिन रे ऑप्टिक्स चलेगा। समझ रहे हो तुम कहां हो? कहां हो तुम, समझ रहे हो? और ये तुम्हारी नौटंकी चल रही है कि 1 घंटे के लेक्चर देखने के लिए हमको 1 दिन पूरा चाहिए। मतलब 1 घंटे का लेक्चर देखने के लिए तुमको 1 दिन पूरा चाहिए? अबे साले शर्म कर, तुमको रिवीजन करना था ना, कर संडे को रिवीजन। तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, कर संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये 1 घंटे का लेक्चर तुम मंडे को उठ के सुबह 5 बजे नहीं देख सकता था? शर्म कर, अगर इतनी बुद्धि नहीं है और मुझे बताना पड़ रहा है, ये अपने आप में मुझे शर्म आ रही है बताते हुए कि इतनी बेसिक बात मुझे बताना पड़ रहा है तुम्हें। तो भाई तू कंपटीशन से बहुत दूर है। अगर ये तेरा एटीट्यूड है कि 1 घंटे का लेक्चर देखने के लिए मुझे पूरा दिन चाहिए, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों दे दिया, तो भाई ये मुझे बताना ही नहीं चाहिए। मतलब तू कंपटीशन से दूर नहीं है, बाहर है। अगले 3 साल तक तेरा कोई स्कोप नहीं है। और मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये लेक्चर देखने के लिए तू मंडे को सुबह उठ के 1 घंटे में नहीं देख सकता था? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 8 बजे भी उठ के लगाता, थोड़ा सा स्पीड मैनेज कर लेता, तो ये लेक्चर अभी तक कंप्लीट होता तेरा। खैर, मतलब ये मुझे बताना पड़ रहा है, बाप रे बाप। मतलब ये बेसिक सा सोच है, कैसे करेगा बताना, कैसे करेगा? अभी भी 80 चैप्टर बचे हुए हैं। हर 2 से 2.5 दिन में तू कर पाएगा एक चैप्टर? कितना प्रेशर है तेरे पे, तुम्हें आइडिया है इस बात का? हवा में नीट की तैयारी कर रहे हो? नहीं। 1 साल में होगा? नहीं। तुम्हें ये रत्ती भर का एहसास है कितना कंटेंट बचा है, कितने चैप्टर बचा है? नॉट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री बता, बायोलॉजी बता, कैसे करेगा? थोड़ा भी एहसास है तुम्हें कि अगले 180 दिन, 100 दिन कैसे होने वाले तेरे? थोड़ा भी तू बैठ के सोच रहा है इस बारे में? सोच बैठ के इस बारे में, और क्या चल रहा है सोच। यहां पे मजाक करने आया है क्या? करने क्या आया है यहां पर? करने क्या आया है यहां पर? चलो समय खराब नहीं करते हैं, आज का जो गोल है वो बताते हैं। मतलब हद हो गई भाई, 1 घंटे के लेक्चर देखने के लिए पूरा इनबॉक्स भर दिया मेरा ज्ञान से। कब करेंगे रिवीजन? तो करना अगले साल रिवीजन करना, वैसे ही तरह 1 साल में नहीं होने वाला है। चलिए, कितने लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर लिया था? ईमानदारी से बताइए, ऐसे नहीं फर्जी डर के हाँ कर लिया था, नहीं, ईमानदारी से नीट की कसम सच बोलें। कर लिया था तो थम्स अप, नहीं तो नो। कर लिया तो यस थम्स अप, नहीं किया तो नो। 1 घंटे का लेक्चर हम नहीं करके आए हैं, 3 दिन से हम पता नहीं कहां थे। हम 1 घंटे का लेक्चर भी नहीं करके आए हैं। मैं क्या ही पढ़ाऊंगा जो नहीं करके आए। चलिए, टुडेज गोल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन प्रोजेक्टाइल, प्रैक्टिस ऑन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरा लिख लेता हूं, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिक ना 2D मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, अरे चलना निकलना, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2D मोशन होता है ना। थम्स अप, थम्स डाउन कर दीजिए। समझ में आया तो थम्स अपने, अगर लेक्चर कंप्लीट कर लिया है 4th तो थम्स अप, 4th लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो थम्स डाउन। और 3rd लेक्चर तो वैसे भी होमवर्क था, उसका तो कोई लॉजिक नहीं है, वो बाद में भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए, ये आपको करना ही है। तब तक मैं टुडेज होमवर्क गोल दे देता हूं। होमवर्क गोल कैसे बच्चे हैं यार। तो आज आपका होमवर्क गोल है, डेट क्या है आज? 17 अगस्त।
17/8/2026 संघर्ष असाइनमेंट आपको करना है ऐसे। संघर्ष असाइनमेंट 1 आपको करना है मोशन इन अ प्लेन का, मोशन इन 2D का, 2D का संघर्ष असाइनमेंट आपको करना है फर्स्ट वाला आज, ठीक है ये। और रिवीजन करना है लेक्चर 1 to 4 2D का। ये तुम्हारा रिवीजन टारगेट है ना, ये तुम्हारा रिवीजन टारगेट है, ठीक है। चलो भाई साहब, चलो चलो, आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं हो सकता है कि आपने लेक्चर नहीं देखा। रीजन ये है कि अगर लेक्चर नहीं देखा कल तो आप सुबह उठ के देख सकते थे, है ना। अगर नहीं देखा तो जाओ बेटा पहले लेक्चर देखो फिर आना यहाँ पे, क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे पढ़ाने वाला। देखो 30% लोग, बाकी ये 70% लोग कमेंट मत करना, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे सामने, तो बहुत बढ़िया कर रहा है। 70% लोग कोई कमेंट मत करना। अबे 30% लोग एक रीजन बताओ कि तुम नहीं देख पाए, ठीक है। और जाओ लेक्चर देख के वापस आना, क्योंकि नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट पढ़ा है ना उसी के आगे ही तो लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं क्लास कैंसिल कर दूं, मेरा मन कर रहा है, 1% भी मेरा मन नहीं कर पढ़ाने का, लेकिन इन बेचारे की वजह से पढ़ाना पड़ेगा और मैं पूरी जान लगा के पढ़ाऊंगा। जो कंप्लीट नहीं किए हैं वो जाइए और पहले कंप्लीट करके आइए, जाइए बेटा। मतलब हाले यहां पे भोज खाने आए हो क्या? नहीं पता था तो 2 दिन तक ऐप खोल के ही नहीं देखे, 2 दिन तक ऐप खोल के नहीं देखे। जाओ 1 घंटे का लेक्चर है, पढ़ के आओ। कह रहा मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, ठीक है नहीं पढ़ाता हूं, तू मत पढ़ना। जिसको नीट में सिलेक्शन लेना उसको तो पढ़ने दे, तू मत पढ़, चला जाए यहां से। चलिए चलिए शुरू करते हैं। पहले का बहुत बैकलॉग है तो यहां क्या करने आए हैं, देख लो कैसी कैसी बातें कर रहा है, काम चोरी कर दिया। हाँ तो बस तू नीट भूल जा, तेरा नीट तेरे बस का नहीं है, नीट तेरे बस का नहीं है, निकल जाए यहां से। चलिए चलिए बेटा बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 15 अगस्त को छुट्टी मार दिए या घूमने गए थे या काम चोरी कर दिए, नोटिफिकेशन नहीं है तो आपको जाके देखना चाहिए था, तो ये सब नहीं किया ना, तो आप बेटा कंपटीशन से दूर नहीं है, बाहर है। आई एम सॉरी, लेकिन आप कंपटीशन से बहुत बाहर है। कम से कम 15 दिन लगातार 6 घंटे 8 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे, मेहनत करोगे, तब थोड़ा कंपटीशन में आओगे। अभी तुम दूर से आओगे, अभी बाहर हो, कंपटीशन से बहुत बाहर हो। आई एम सॉरी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कम ऑन। तो एक सवाल दिया था मैंने, इसको पढ़ते हैं और एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 50 मीटर पर सेकंड एट एंगल 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड टाइम व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर चल रहा है, तो टाइम बताओ, ठीक है ना। परपेंडिकुलर चल रहा है तो टाइम बताओ। चलिए सवाल अटेम्प्ट करिएगा। चलिए पहला ऑप्शन है 6.3 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 8 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 4 सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 6 सेकेंड। चलिए फटाफट बताइए। ये मैंने आपको कराया हुआ है कि बॉल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी एंगल पे, तो कितने टाइम के बाद वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो जाता है, कितने टाइम के बाद वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो जाता है। फटाफट जल्दी से, कितने टाइम के बाद वो परपेंडिकुलर हो जाता है, कितने टाइम के बाद वो परपेंडिकुलर हो जाता है। चलिए बताइए कितने टाइम के बाद वो परपेंडिकुलर चल रहा होगा। तो कितने टाइम के बाद परपेंडिकुलर चल रहा होगा, उसे निकालने का तरीका है u बराबर जी, u बराबर टाइम बराबर u बराबर जी साइन थीटा, ठीक है। u की वैल्यू बोलिए सर 50, g की वैल्यू बोलिए 10 इंटू साइन 37, साइन 37 की वैल्यू बोलिए, साइन 37 की वैल्यू बोलिए 3/5। ये इससे कट जाएगा 25/3 आंसर आएगा, 25/3 हो जाएगा, 6 चुका 24, 6 और 10, तो 6.3 सेकेंड कुछ आंसर आ रहा होगा। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है। अगर आपने ए जवाब दिया है, बी जवाब दिया है, ये सारे ऑप्शन गलत है। 34% लोग कह रहे हैं 8 सेकेंड, गलत है। 20% लोग कह रहे हैं
22 सेकंड गलत है। 17% लोग कह रहे हैं 6 सेकंड, मतलब ऑल आर रॉन्ग। एक्चुअल में इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने नॉट पॉसिबल कमेंट में जवाब दे दिया था। सर ये क्यों नहीं पॉसिबल? तो इसके बारे में हम क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। ये हमारे स्कैम के बारे में हम क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। वेरी गुड बेटा, क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं हम। क्या चर्चा कर चुके हैं? तो हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि सर देखिए, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन 45, then final velocity becomes never perpendicular to initial direction of projection. During flight, during ground to ground flight मतलब जब तक वो उड़ रहा होगा। इसको लिख लीजिए अपनी भाषा में। इस कहने का मतलब ये है, जिसको नहीं समझ में आया बताता हूं, कि मैंने बॉल को 37 से फेंका। जब ये प्रोजेक्टाइल पाथ पे चलते यहां पे टकराएगा 37 पे मैक्सिमम। तो जब फेंका था तो एक्स एक्सिस से ऊपर था 37, और जब टकराया तो एक्स एक्सिस से नीचे 37। पूरे जर्नी में कितना घूमा है? 74 डिग्री। पूरे जर्नी में 75 डिग्री घूमा है। अगर पूरे जर्नी में 75 डिग्री घूमा है तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कि कहीं यहां पे ये 74 से ज्यादा घूम जाए। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर है, धीरे धीरे नीचे घूम रहा है, अभी हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मैक्सिमम 37 डिग्री नीचे जाएगा। तो पूरे जर्नी में मैक्सिमम 74 गया है, मैक्सिमम 74 गया है, मैक्सिमम 74। और हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर कब होगा? तो परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं है? जब आप यहां पर देख रहे हैं कि टोटल एंगल ही 74 डिग्री है। बेटा ना, बहुत सारे बच्चे ना इतने मासूम हैं, इतने भोकवा है, उनको लग रहा है कि उन्होंने यकीन 2 में एडमिशन ले लिया है और लेक्चर होगा, हम देखेंगे और अपने हिसाब से चलते रहेंगे, धीरे धीरे सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन 2 में लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं, यकीन 2 में लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन सीट तो आपका 10-20 हजार ही है मेडिकल कॉलेज। तो पूरे इंडिया में सिर्फ यकीन से भी सिलेक्ट होंगे ना, तो भी 80% बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे। पूरे इंडिया से सिर्फ यकीन में ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ यकीन से ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं पूरे इंडिया में, तो भी 100% बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। 80% इनफैक्ट बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। 80% बच्चा सेलेक्ट ही नहीं होगा सिर्फ अगर यकीन से ही सिलेक्शन होता है तो भी। सीट ही नहीं है इतनी। जब इतनी सीट ही नहीं है तब सेलेक्ट कैसे लेंगे? तो आप समझिए कंपटीशन के सीरियसनेस को। एक कह रहा है अंकित कुमार सर गूगल पे 16.7 आ रहा है, तो गूगल से ही पढ़ ले, यहां क्यों आया है? यहां पढ़ क्यों रहा है जब तुमको हर चीज गूगल से ही वेरीफाई करना है? तो थोड़ा दिमाग लगा ले। मैंने क्या बोला है? बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 50 मीटर पर सेकंड एट 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। और ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब है यहां से फेंका और यहां पे आया, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में 37 से फेंका और 37 पे आके टकराया, तो मैक्सिमम 74 डिग्री घूमेगा, तो परपेंडिकुलर नहीं जा पाएगा। तो देखो, if angle of projection is less than 45 degree, then final velocity bill becomes never perpendicular to the initial direction of projection during flight from ground to ground flight. During ground to ground flight. ग्राउंड टू ग्राउंड फ्लाइट का मतलब है ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे पहुंचेगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये पता है कौन से केस की बात कर रहा है? किसी टावर से अगर किसी बॉल को फेंक रहे हो तो अब उसके पास यहां से यहां घूम के आया, फिर नीचे भी जा सकता है। तो इस पूरे में 74 घुमा, नीचे तो और नीचे जाएगा, तो यहां पे कहीं परपेंडिकुलर हो सकता है टावर से ग्राउंड का केस में। अगर यही मैं बोलता कि बॉल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल से इतने डिग्री पर फ्रॉम सम हाइट, किसी एच हाइट से प्रोजेक्ट किया, तब वो इतने समय के बाद होता, वो भी 16 पे नहीं आएगा, इतने समय के बाद होगा। ये एकदम परफेक्ट आंसर है, इतने समय के बाद ही परपेंडिकुलर होगा। वो यही समय आएगा, ये वही समय आएगा 6.3 सेकेंड। वहां पे 16 नहीं आएगा ग्राउंड।
गधे बच्चे। अच्छा, इस चीज को एक और तरीके से फील कराता हूं, सुनो। मान लो इन एबव क्वेश्चन, in above question angle of projection is 45, angle of projection is 45, projection is 45। मान लो ऊपर वाले सवाल में angle of projection 45 है, then time when it becomes perpendicular, time when it becomes perpendicular t is equal to क्या होना चाहिए? अगर मैंने इसको 45 डिग्री पर फेंका है तो उस समय बताओ जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री पर फेंका है तो अब एक बात समझना ध्यान से, 8.3 R3 चौसा 8.3 आएगा, सॉरी 8.3, सॉरी बेटा ये डिवीजन गलत कर दिया था मैंने, 8.3 सेकंड, वो डिवीजन गलत कर दिया था, 8.6 सेकंड। चलो इधर देखो, देन टाइम व्हेन इट बिकम्स परपेंडिकुलर, तो ये टाइम कितना आना चाहिए? सोच, ये टाइम कितना आना चाहिए? सर अगर 45 डिग्री पर फेंका है तो एग्जैक्टली टकराते समय वो परपेंडिकुलर हुआ होगा। हाँ, तो परपेंडिकुलर होने का जो टाइम है u बराबर g साइन थीटा है। अगर इसको सॉल्व करोगे u बटा g साइन 45। अब बताओ साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी? सर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 को उधर ले जाओगे, देखो 1/√2, √2 को ऊपर ले जाओगे, √2 u/g, ये आंसर आ रहा है। हाँ, और इसी केस में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये होगा 2u साइन 45/g, 2u बाई जी इंटू 1/√2, √2 से 2 काटोगे √2 आएगा, √2u/g। अब मुझे बताओ ये जो आंसर आया और ये जो आया है, ये दोनों क्या बता रहा है कहानी? सोचो। अब इसको देखते ही तुम्हारे मन में स्माइल आया कि नहीं? इसको देखते ही तुम्हारे मन में स्माइल आया कि नहीं? देखो, अगर मैं बोलूं कि इन एबव क्वेश्चन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, ऊपर वाले जस्ट सेम क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 होता तो परपेंडिकुलर कब होता? सर परपेंडिकुलर 45 पर फेंकने के बाद जब वो पूरा 90 घूमेगा, मतलब पहले फेंका था तो हॉरिजॉन्टल से 45 पे था, अरे इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया, वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया तो ये हुआ, और इधर 45 टकराते समय हुआ तो 90 पर हो गया। तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होने का टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा, क्योंकि जस्ट वो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा कर रहा है उसी समय परपेंडिकुलर हो रहा है। देख एग्जैक्टली मैच कर गया कि नहीं? जब एग्जैक्टली वो ग्राउंड पे वापस आएगा, क्योंकि मैंने 45 पे फेंका है, देख इधर, क्योंकि मैंने 45 पर फेंका है। अगर ऑब्जेक्ट को मैं 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो जब ये टकराएगा तो भी 45 पे टकराएगा, और इनिशियली मैंने जब फेंका था तो भी 45 पे था, तो बताओ टोटल एंगल कितना घूमेगा? 90। कब? वो ड्यूरिंग फ्लाइट होगा कि जस्ट टकराते समय होगा? जस्ट टकराते समय होगा। देखो दोनों मैच कर गया। मतलब ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था देखो कितना सही है, इसका विजुअलाइजेशन यहां पे देखो कितने अच्छे तरीके से आपको हो गया। बोलो मजा आ गया कि नहीं? है ना? अब ये तो हो गया ना कि भाई यार गजब, दोनों मैच कर गया, तो करना भी चाहिए था, आपने सोचा था करेगा। अब यहां से अगर तुम एंगल को और बड़ा रखते हो, अब एंगल बड़ा रखोगे तो 90 से ज्यादा घूम जाएगा, मतलब ऊपर कहीं परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एंगल 90 से छोटा रखते हो तो यहां तक परपेंडिकुलर नहीं घूम पाएगा, इसके बाद घूमेगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं है? नोट करो इसको, फटाफट कर लिया होगा, इनफैक्ट तुमने कर लिया इसको। हाँ इसको लिख लो, कॉपी करो, कॉपी फास्ट। और कुछ भी नहीं, ये तुमने खुद निकाला है, खुद निकाल सकते हो। टाइम फ्लाइट एंड टकराने का टाइम निकालो, टाइम फ्लाइट एंड टकराने का टाइम निकालो, 1 सेकंड में आ जाएगा। लिखो जल्दी से, टाइम फ्लाइट एंड टकराने का टाइम निकालो, 1 सेकंड में आ जाएगा। जल्दी 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 फटाफट। चलो ये देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर हमको ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है 3 sin ओमेगा टी आई कैप प्लस 3 cos ओमेगा टी जे कैप। मतलब ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है? सर ये वैसे तो 2D मोशन दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज करेंगे या दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहिए?
सर इक्वेशन मोशन तो लगेगा नहीं क्योंकि हमें डिस्टेंस पूछा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। क्या यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका वेलोसिटी आई एक्सिस में टाइम के साथ चेंज हो रहा है एंड वाई में भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फिर तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। फिर क्या करें? तो काम करते हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? सर स्पीड कहते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो रूट अंडर 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 3 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 3 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, रूट 9 बाहर आ जाएगा तो 3 रूट अंडर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 1। तो स्पीड तुम देखो तो ये कांस्टेंट आ गया। स्पीड टाइम डिपेंडेंट नहीं, स्पीड इज कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट आ गया तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। 3 इंटू 2 बराबर 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये एक सवाल नहीं, पैराडॉक्स है। ये एक सवाल नहीं, एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का हिंदी मतलब क्या होता है? एक भूल भुलैया है ये। अब कहने को तो ये सवाल अगर सॉल्व करने जाएं तो सर ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, हाँ, और वेलोसिटी वेक्टर को हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। फिर भी वो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट बताता है। ओहो, अच्छा बताओ इसमें एक्सीलरेशन है कि नहीं? एक्सीलरेशन है कि नहीं? बताओ ये एक्सीलरेटेड मोशन है कि नहीं? बोलो। एक्सीलरेशन इज 0 और नॉट इक्वल टू 0। बोलो एक्सीलरेशन इज 0 और एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। बताना जरा इस सवाल को देख के, एक्सीलरेशन 0 है कि एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0? बताओ, आराम से देख के बताओ। पहले देखो, तुक्का नहीं, देखो कि वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है कि नहीं। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा। सिंपल सी बात है। देखो फटाफट ए और बी में जवाब दो, तुक्का नहीं, सीखो, फिजिक्स को सीखो, अप्रोच डेवलप करो। बताओ एक्सीलरेशन इसमें 0 है कि नॉट इक्वल टू 0 है? सोचो। वेलोसिटी है वो बदल रहा है टाइम के साथ कि नहीं बदल रहा है? अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है तो एक्सीलरेशन होगा। ए इज नॉट इक्वल टू 0। फरीदा परवीन बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। फरीदा तुमने सोच के जवाब दिया है, टाइम लेके जवाब दिया, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं बच्चे क्या जवाब दिए। तो ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो 66% लोगों ने सोच के सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया बेटा, आप कमेंट मत करना एक्सीलरेशन 0 कितने लोगों ने बोला। ये मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होकर तुक्का लगा दिए जल्दीबाजी में। कोई भी गधा से गधा बच्चा ये 0 नहीं बोल सकता है। गधा से गधा बच्चा भी 0 नहीं बोल सकते। 32% बच्चे कौन से हैं यार? क्या दिक्कत है बेटा? बताओ। तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करो वहां पे या कमेंट में पूछो प्लीज। देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। अब वेलोसिटी 3 साइन ओमेगा टी है। हाँ सर, तो 3 साइन ओमेगा टी टाइम जैसे जैसे चेंज होगा एक्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, देखो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन तो है, एक्सीलरेशन तो है। ये एक पेन प्लस करने तो नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन ये एक पेन माइनस कर लो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें प्लस करने तो नहीं मिलेगा लेकिन माइनस करने जरूर मिलेगा। तो आप एक कलम माइनस कर लीजिए और जाने दीजिए, जितना माइनस हो जाए कर लो साला, कोई दिक्कत नहीं। ये पेन एक माइनस करेंगे 33% लोग। क्यों करेंगे?
सवाल बताने से पहले मैंने बोल दिया था कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही हो रहा है तो कांस्टेंट कैसे हो जाएगा वेलोसिटी? सर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन होगा। चलिए ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन होगा। देख रहे हो, अब कमेंट में लिख रहे हो 1D का बैकलॉग है, 1D का लेक्चर दीजिए। अब ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। सोचो मैंने पहले दिन कितने अच्छे से बताया था, मतलब क्या करूं बताओ ना बेटा, मैं कैसे पढ़ाऊं? और चलो कोई बात नहीं। तो सर हमें तो अगर एक्सीलरेशन है और वो एक्सीलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट आएगा, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन आएगा, वो भी टाइम डिपेंडेंट आएगा, तो सर इंटीग्रेशन करना चाहिए। हाँ इंटीग्रेशन करना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा शानदार सवाल है, एक ऐसा जोरदार सवाल है जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है डायरेक्शन चेंज होने से, स्पीड इसका कांस्टेंट है। देखो जब हम इस वेलोसिटी वेक्टर से स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड इसका देखो कांस्टेंट है, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हो सेम रफ्तार से चल रहा है, सेम रफ्तार से चल रहा है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और घबराओ मत, ये जो सवाल है वो बहुत यूनिक है, बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल सवाल है, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल जनरली जब मैं कोटा में पढ़ाता था तो वहां पे नए टीचर आते थे डेमो देने, उसमें से मैं टीचर से पूछता था सवाल, टीचर से पूछता था, और 5 में से 3 टीचर इसका गलत ही जवाब देते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। क्योंकि ये सवाल इतना स्पेशल है कि वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन भी वेरी कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन इसलिए नहीं करना क्योंकि वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि साइन और कॉस लगा हुआ है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो रूट अंडर पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर। तो टाइम के साथ इसका वैल्यू x से और y में चेंज हो रहा है लेकिन नेट वैल्यू कांस्टेंट है। देखो ये कह रहा है बहुत ट्राई किया था नहीं हुआ सॉल्व। आओ मैं फिर बताता हूं, देखो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में गिवन है, मतलब वेलोसिटी वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो एक्सीलरेशन तो होगा ही, सिंपल सी बात। अब वेलोसिटी का क्या वेरी कर रहा है? सिर्फ डायरेक्शन, इसका स्पीड कांस्टेंट है। कैसे पता चला? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, जब हमने स्पीड निकाला तो टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, जब वेलोसिटी स्पीड निकाला तो टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। लिखो लिखो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन चेंज की वजह से v कांस्टेंट नहीं है, यस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और अभी भी तुमसे बोले कि नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से निकलता है और वेलोसिटी वेरिएबल है। सोचो, तो ऐसा नहीं है कि सवाल तुम गलत कर लिए तो तुम गलत हो, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सोचने वाला सवाल है, ठीक है। और ये जो बोले ना एक्सीलरेशन 0 है, वो तो पेन 1 माइनस करो, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इंप्रूव करो, ठीक है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इंप्रूव करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यूनिक प्रोजेक्टाइल मोशन के उठाए हैं जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन से एकदम हटके हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हटके मतलब तुमको यू दे दिया तो थीटा दे दिया तो टाइम फ्लाइट निकालो, रेंज निकालो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सवाल, और मैंने तुमको नीट के सारे पीवाईक्यू करा दिए प्रोजेक्टाइल पे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, जिसमें सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा, दिमाग लगाने के लिए मजबूर करेगा। देखिए सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल लिखा है, द 6 हिट बाय द क्रिस गेल इन आईपीएल जस्ट मिस्ड अ बिल्डिंग ऑफ अ लेंथ 80 मीटर एज सोन इन फिगर, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन विथ हॉरिजॉन्टल इज। अब इस सवाल में ना बस इतना बोला है कि बॉल को हिट किया, ठीक है साहब, बॉल को हिट किया, बॉल को हिट करने के बाद ये बिल्डिंग के दोनों कॉर्नर्स को जस्ट मिस किया, मतलब जस्ट हल्का सा इसके ऊपर से निकल गया और हल्का सा इसके ऊपर से निकल गया, यहां गिर गया। पहले बिल्डिंग पर टाइम हो रहा था 3 सेकेंड और यहां पे टाइम हो रहा था 5 सेकेंड। ये बिल्डिंग की लेंथ दी हुई 80 मीटर, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, स्पीड स्पीड कुछ नहीं दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। तो क्लास में भी मैंने आपको सवाल कराया हुआ है, क्लास में भी ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ है। सोचो कैसे होगा, सोचो कैसे होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा है। देख बेटा, जब भी कुछ लेंदी या इस तरह का सवाल आपके सामने आए, आराम से पहले ये सोचो कि इसका एक्स और वाई में मोशन अलग किया जाएगा।
एक्स और वाई में मोशन अलग किया जाए क्या? देखो एक्स एक्सिस में जो मोशन हो रहा है, मान लो यू स्पीड से फेंका होता, इसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी यू cos थीटा होती, तो क्या यहां से यहां तक भी एक्स एक्सिस वेलोसिटी यू cos थीटा होता? हाँ बताओ, यहां से तक जाने का टाइम कितना लगा है? यहां से यहां तक डेल्टा टी जाने का टाइम कितना लगा है? 5 और 3 घट गया 2 सेकेंड। अरे भाई मेरे यहां से यहां का टाइम पूछ रहा हूं सर, 2 सेकेंड, और डिस्टेंस यहां पे 80 मीटर। तो एक्स एक्सिस में मोशन देखो, एक्स एक्सिस में मोशन देखोगे तो इस पॉइंट से पार्टिकल कर्व पे चल के गया है, लेकिन एक्स में कितना चला है सर? 80 मीटर। हाँ, एक्स की वेलोसिटी यू cos थीटा इंटू एक्स की टाइम 2 से 80 कटेगा 40, 40 बराबर यू cos थीटा आ गया। लेकिन मेरे लिए यू भी अननोन है और थीटा भी अननोन है। अब क्या करें? तो अब ऐसे सोचो कि पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड लगा है और मोशन सिमेट्रिक होता है, तो यहां से यहां तक कितना लगेगा सर? 3 सेकंड। देखो ये 3 सेकंड तो ये भी 3 सेकंड, और यहां 5 सेकंड लग चुका है, तो 5 और 3 8, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8, जो कि होता है 2u sin थीटा बाई जी। ये 2 से 8 कटेगा 4, जी चला जाएगा यहां पे, तो 40, 40 बराबर u sin थीटा। तो 40 बराबर u sin थीटा और 40 बराबर u cos, ये भी 40 आए, 5 3 8, अच्छा तो 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। 40 या ये भी 80 और 2 40, हाँ, और ये तुम्हारा है 5 और 3 तो 4, हाँ, टाइम फ्लाइट तो 8 सेकेंड होगा, तो u sin थीटा बाई जी बराबर 40। ठीक है, तो u sin थीटा u cos 10 40 40 1, तो 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। u sin थीटा बटा u cos थीटा इज इक्वल टू 40 बटा 40, कट के 1 आ रहा है, u से u कट जाएगा। tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। आ रहा है तो आ रहा है, इसमें घबराने की क्या बात है? आ रहा है तो आ रहा है। अब बताओ मुझे, ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल मोशन है कि नया तरीके से ही सोचना पड़ा? इसमें एक और चीज सोचना, इसमें एक और चीज सोचने की कोशिश करो। बॉल को जब मैंने फेंका तो यहां तक गया है 5 सेकंड में, ठीक है, ठीक है, यहां तक गया 5 सेकंड में। देखो ये मोशन तुमको सिमेट्रिक दिख रहा है, ये बिल्डिंग बीच में है, क्या इसका मैक्सिमम हाइट ये होगा यहां तक 4 सेकंड में आया होगा? सर कैसे? अरे टोटल 2 सेकंड में गया तो आधा 4 सेकंड, अगर आधा 4 सेकंड है तो ये बताओ मुझे, अच्छा ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, यहां से यहां तक आने का टाइम बताओ कितना है सर? 2 सेकंड है कि नहीं? हाँ, अब ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा, ये टोटल टाइम 2 सेकंड है, तो यहां से यहां का 1 सेकंड होगा, हाँ, तो 3 और 1 4, मैक्सिमम हाइट तक जाने का 4 सेकंड, मैक्सिमम हाइट तक जाने का 4 सेकंड। अगर मैक्सिमम हाइट पर कितने समय में गया ये पूछता तो क्या 4 सेकंड आप जवाब दे सकते थे? और मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम होता है वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा बाई जी, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा बाई जी। बताओ, बताओ, तो क्या इस तरीके से सोच सकते हो तुम? और ये तुमको सोचना है बेटा, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को सेपरेट कर पा रहे हो कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को सेपरेट कर पा रहे हो? देखो यहां पर बॉल को जब मैंने फेंका तो यहां पर गया 3 सेकंड में, यहां पे गया 5 सेकंड में, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम 2 सेकंड रहा होगा। अब 2 सेकंड में ये थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गया और ये हॉरिजॉन्टल चला है। तो एक्स एक्सिस के मोशन को देखिए तो एक्स एक्सिस में जितनी वेलोसिटी हम देते हैं u cos थीटा, हमेशा u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा रहता है, और एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन है नहीं। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है और यहां से का टाइम पता है, फटाफट सॉल्व हो गया। ये देखो, द प्रोजेक्टाइल मोशन शोन इन अ फिगर टी ए बी बराबर 2 सेकंड, देन क्या होगा? देखो तो पार्टिकल इज एट बी 3 सेकंड, तो बी पर पार्टिकल 3 सेकंड में है क्या? जल्दी सोचो, देखो यहां पर पार्टिकल 3 सेकंड में है क्या? अब सोचना जरा, सोचना जरा, यहां से यहां तक पार्टिकल को आने में कितना टाइम लगा है? 2 सेकंड लगा है, ये दिया हुआ है। अगर ये 2 सेकंड यहां से यहां तक लगा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में सोचो, तो 2 सेकंड में पार्टिकल चला है 40 मीटर, तो क्या एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 होता है? तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो मोशन यूनिफॉर्म होगा। हाँ सर, मोशन तो यूनिफॉर्म होगा। अगर एक्स का मोशन यूनिफॉर्म है, 2 सेकंड में चला है 40, तो 1 सेकंड में चलेगा 20 मीटर, यहां पे मतलब 1 सेकंड हो रहा होगा टाइम, यहां पे 1 सेकंड हो रहा होगा, यहां एग्जैक्टली टाइम 1 सेकंड हो रहा होगा, यहां से यहां तक 2 और लगा तो टोटल टाइम यहां पे 3 सेकंड हो जाएगा। पहला सही है, सोचो, पहला सही है, पहला सही है, मजा आया कि नहीं? पहला सही है, चलो बताओ, पहला सही है। दूसरा सोचो,
दूसरा सोचो, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कितना है? तो ऐसे सोचो, मैक्सिमम हाइट हमसे पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा सकते हैं। यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा सकते हैं। ये 20 है, ये 40 है, और ये दोनों हाइट सेम है, तो ये भी 20 होगा। तो लिख सकते हो 15 बराबर मैक्सिमम हाइट, 15 इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होती है ux बराबर डिस्टेंस 40 बराबर ux इंटू टाइम 2, ये कटेगा आएगा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ये देखो, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। टोटल टाइम यहां पर है, तो यहां तक आने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड हो जाएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड हो जाएगा। 2 ui बाई जी होता है, जी हो गया 10, 40 20, ui भी हो गया 20, मतलब ये भी सही है। तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर भी सही हो जाएगा जब ये 3 सही है। तो ऑल आर करेक्ट आ रहा है क्या? वैसे चेक कर लेना मैक्सिमम हाइट इतना आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा होगा। मैक्सिमम हाइट भी तुमको समझाता हूं। अरे बहुत बढ़िया सवाल है यार, मजा आ गया भाई। पीएचडी करने वाला सवाल है ये, पीएचडी करने वाला सवाल है। हर डायमेंशन में सोचना सिखाता हूं तुमको। यहां पे ऑल आर करेक्ट है। मैं एक बार बताता हूं तुमको, ऑल आर करेक्ट है, मजा आ जाएगा। देखो मजा आ जाएगा। देखो यहां पे सबका ऑल आर करेक्ट आ रहा है, मजा आ गया। देखो यू से फेंका है, ठीक है, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से। यू से फेंका है, यहां गया, यहां गया, यहां पहुंचा। यहां से यहां का टाइम 2 सेकेंड है, मतलब ए से बी तक जाने का टाइम तुमको 2 सेकेंड दिया। यस, हाँ सर, ए से बी तक जाने का टाइम 2 सेकेंड दिया। अब पार्टिकल ऐसे 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 कर्व पे चल रहा है। अगर सिर्फ इसका एक्स एक्सिस का मोशन देखो तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यस और नो? एक्स का एक्सीलरेशन 0 होता है, यस और नो? तो मोशन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यहां से यहां तक सिर्फ एक्स में देखो तो 2 सेकेंड में 40 मीटर चला है, तो 1 सेकेंड में 20 चलता। तो यहां से यहां तक भी तो एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 1 सेकेंड में 20 चलेगा। अगर 20 चला तो यहां पे टाइम हो रहा है 1 सेकेंड, और यहां से यहां का टोटल टाइम 2 सेकेंड है। 1 सेकेंड हो चुका है, तो यहां का टाइम हो जाएगा टोटल 3 सेकेंड। चलो ये सही हो गया। हाँ, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर। ये देखो समझाता हूं कैसे। एक बात बताओ कि यहां पे मैक्सिमम हाइट है, हाँ सर ये मैक्सिमम हाइट है। मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने का कितना टाइम है? सर 1 सेकेंड। भाई 1 से यहां तक आने में 2 सेकेंड लगा है, ए से बी तक 2 सेकेंड लगा है, तो मिड तक आने में यहां पे 1 सेकेंड लगा होगा। यहां पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बची है, वर्टिकल हो गई 0। अगर मैं वर्टिकल मोशन सोचूं, अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 तो वर्टिकली मैं इसको रेस्ट में मानूं, सिर्फ वाई एक्सिस में इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 रेस्ट में। रेस्ट से 1 सेकेंड तक चलने में पार्टिकल नीचे 5 मीटर चलता है। हाँ, ये टोटल 15 मीटर था और ये 5 मीटर, 15 और 5 20 मीटर मैक्सिमम हाइट। मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल को ऐसे फेंका, यहां से यहां तक मुझे पता है कि ये 15 मीटर है, ठीक है, ये हाइट 15 मीटर है। पार्टिकल यहां है 1 सेकेंड पर और यहां है 3 सेकेंड पर। मैक्सिमम हाइट पर ये 2 सेकेंड पर होगा। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी बोलो। मैक्सिमम हाइट तब होता है जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चल रहा है, उसकी वेलोसिटी ऊपर 0 हो गई। अगर ऊपर थोड़ी भी वेलोसिटी बचा है तो पार्टिकल ऊपर जाएगा ना। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0, हाँ, मतलब वर्टिकली में मैं रेस्ट में मानूं तो सिर्फ वर्टिकल मोशन अगर देखोगे तो यहां से पार्टिकल यहां आया, बताओ यहां पर 2 सेकेंड हो रहा था, यहां पे 3 सेकेंड, 1 से 1 2 सेकेंड, 2 1 3 सेकेंड। 1 सेकेंड में पार्टिकल यहां तक आया। 1 सेकेंड में रेस्ट से पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चलता है? 5 मीटर। रेस्ट से वर्टिकल डायरेक्शन में 1 सेकेंड में कितना चलता है? 5 मीटर। रेस्ट से वर्टिकल डायरेक्शन में 1 सेकेंड में कितना चलता है? 5 मीटर। ये 15 और 5 20 मीटर आंसर। सोचो तो आप ये देखो, ये प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको बताया है कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन होता है पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी है। मान लो पार्टिकल को मैंने फेंका है 40√2 से, एंगल है 45 डिग्री। मैंने पार्टिकल को फेंका है 40√2 से, एंगल है 45 डिग्री। सुनना अच्छे से, क्या इसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 40 होगा, वाई में वेलोसिटी 40 होगा? हाँ, मान लो पार्टिकल 1 सेकंड पर यहां है, 2 सेकंड पर यहां है, 3 सेकंड पर यहां है, 4 सेकंड पे ऊपर होगा, 5 सेकंड पर यहां होगा, 6 सेकंड पर यहां होगा, 7 सेकंड पर यहां होगा, 8 सेकंड पर यहां होगा। मैंने सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट सिमेट्रिसिटी से ऐसे कैसे लिख दिया, बताना जरा सर। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? सोचो कैसे लिख दिया मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली कैसे लिख दिया? अगर मैंने इसको 40√2 से फेंका है, अगर मैंने इसको 40√2 से फेंका है तो 45 डिग्री पे ये 40 होगा, ये 40 होगा। अब सुनो, यहां पर 4 सेकंड तक ऊपर जाएगा, 4 सेकंड तक नीचे जाएगा, यही हमने पढ़ा है।
हाँ सर यही पढ़ा है। अब सोचो कि 4 सेकंड से 5 सेकंड तक वर्टिकली नीचे कितना गिरा है, 5 मीटर। अब 4 सेकंड से 6 सेकंड तक वर्टिकली नीचे कितना गिरेगा, 20 मीटर। 4 सेकंड से 7 सेकंड तक वर्टिकली नीचे कितना गिरेगा, टोटल 45 मीटर। और यहां तक वर्टिकली कितना गिरेगा, 80 मीटर। तो क्या मैक्सिमम हाइट में डायरेक्टली 80 मीटर लिख दूं? हाँ लिख दूंगा। सर ऐसे कैसे लिख दोगे, निकाल के देख लो। एच मैक्स का वैल्यू कितना होता है, यू आई का होल स्क्वायर बाई 2g। बोलो यू आई कितना है, या फिर तुम पूरा प्रोसेस से निकालो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बोलो यू की वैल्यू सर 40√2, तो 40√2 का होल स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू 10 करो। 4 का 40 का होल स्क्वायर 40 गुना 40, √2 का 2, साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10। 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से काटो 2, 40 दूना 80 मीटर आंसर। बताओ अब क्या मैं 80 मीटर डायरेक्ट निकाल लिया था, क्या मैं 80 मीटर डायरेक्ट निकाल लिया था, ये सोनो बताओ, क्या मैं 80 मीटर डायरेक्ट निकाल लिया था? बोलो सर डाउट है, पूछ डाउट पूछ। अबे लल्लू डाउट पूछ, चल पूछ। मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया है 40√2 से 45 डिग्री पर, तो 40√2 का 45 पर कंपोनेंट होगा 40√2 इंटू cos 45। cos 45 1/√2 से √2 कटेगा, क्या 40 मीटर पर सेकंड x में वेलोसिटी बचेगा? हाँ सर। क्या y में भी 40 बचेगा? हाँ सर। तो अगर y में 40 बच गया, सिर्फ इसका मैं y का मोशन देखूं, सिर्फ मैं इसका y का मोशन देखूं, तो यहां पर पार्टिकल 4 सेकंड पर, यहां पर 5 सेकंड में, 6 में, 7 में, 8 में, क्योंकि 40 से ऊपर फेंका है तो 4 सेकंड में रुक जाएगा। अपवर्ड जर्नी 4 सेकंड में रुक जाएगा। देखो 4 में रुक गया। अगर 4 में रुक गया तो सिर्फ y में देखोगे तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये 5 मीटर ही चलेगा। क्या मैं ये बोलूं कि नीचे गिरते समय x पहले सेकंड में जितना चला है, टोटल 2 सेकंड में उसका 4 गुना चलेगा। देखो अगर ये x चला है तो ये 3x चलेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये 15 मीटर होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल मोशन पूरा का पूरा क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल मोशन क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ आ गया? समझ आ गया? समझ आ गया? बोलो। अब यहां पे वही तो हो रहा है, यहां पे वही तो हो रहा है। ऐसे देखो, पूरा पूरा ऐसे देखो, इसको नोट्स में भी करना। देखो यहां का टाइम तुम देखो, यहां का टाइम देखो बेटा, ए से बी तक जाने में तुमको 2 सेकंड लगा है, ठीक है? तो यहां का टाइम 1 सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि 20 मीटर चला है, तो 1 सेकंड में 20 मीटर, तभी तो 2 सेकंड में तुम्हारा टोटल चल जाएगा। टोटल टाइम यहां पे 3 सेकंड हो जाएगा, 40 मीटर। तो यहां पे आया होगा 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड में गया, तो 2 से 3 तक रुक के वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे 5 मीटर चला होगा। 15 और 5 20 मीटर आंसर। बोलो। अब एक्स एक्सिस का मोशन देखोगे तो एक्स एक्सिस में यहां से यहां तक 1 सेकंड ही तो चला है। कितने देर तक चला? 1 सेकंड तक। तो u cos थीटा x की वेलोसिटी हो जाएगा 20 इंटू 1, तो तुम्हारा x एक्सिस की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। बोलो। चलो आगे देखते हैं ये सवाल। देखो, अ प्रोजेक्टाइल पासेस 2 पॉइंट A एंड B इन सेम हाइट आफ्टर 2 सेकंड एंड 6 सेकंड। यहां पे टाइम बेटा 6 सेकंड हो रहा है, यहां पे टाइम तेरा 6 सेकंड हो रहा है। तो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज 120 मीटर, देन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज क्लोजेस्ट टू। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, फिर बताओ कैसे करोगे? हॉरिजॉन्टल रेंज 5 मीटर कैसे आया? पार्टिकल का वर्टिकल मोशन देखो, मैक्सिमम हाइट ऑफ वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 के बाद वर्टिकली नीचे बेटा 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर, 5 मीटर आ गया। तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे, ठीक है? चलो देखो, तो यहां पर बोला है 2 सेकंड, सॉरी यहां 2 सेकंड, यहां 2 सेकंड हो रहा है और यहां 6 सेकंड हो रहा है। तो रेंज तुमसे पूछा है कितना होगा। चलो बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? एक लाइन में आंसर निकालना तुम सीख जाओ। सिर्फ एक्स एक्सिस का मोशन देखो, तो एक्स में यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में पार्टिकल 120 मीटर चला है, तो तुम कह सकते हो 120 इंटू एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम 4, 4 तिहाई 12। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 30 सेकंड आ गई, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड आ गई। एक्स की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड आ गई। हाँ, रेंज क्या होता है? एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम फ्लाइट, और टाइम फ्लाइट होगा 6 और 2 8, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 3 इंटू 8, 8 3 24, 240 मीटर। ये लेवल तुमको अटेंड करना है बस,
ये लेवल अटेंड करना, मैं तुमको ये यहां तक बस पहुंचाना चाहता था। अगर तू पहुंच गया तो भाई गर्दा उड़ा दिया। मैं तुमको यहां तक ही पहुंचाना चाहता हूं एग्जैक्टली। अगर तू यहां पहुंच रहा तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दे। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का जलवा। मैं तुमको यही पहुंचाना चाहता हूं। एक सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक आने में पार्टिकल को 4 सेकंड लगा। हाँ, मैं कह रहा हूं कि x की डिस्टेंस बराबर x की वेलोसिटी इंटू टाइम। x की डिस्टेंस 120, x एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम 4, 4 तिहाई 12, x एक्सिस की वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक मुझे रेंज पूछा है। रेंज क्या होता है? x की वेलोसिटी टाइम फ्लाइट, x की वेलोसिटी 30 इंटू 8, 240 मीटर। अब तू बोलेगा सर एक्सीलरेशन कहां गया? अब तू बोलेगा सर एक्सीलरेशन कहां गया? एक्सीलरेशन है ही नहीं एक्स में। तो सर सिर्फ ये तो प्रोजेक्टाइल है, सिर्फ एक्स एक्स क्यों रख रहे हो? क्योंकि मुझे एक्स की डिस्टेंस दी और एक्स की डिस्टेंस पूछी है। मुझे एक्स की डिस्टेंस दी और एक्स की डिस्टेंस पूछी है। बता तू पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बता पहुंच गया कि नहीं? और इसी का अगर इसी तरह के सवाल में मैं तुमको बस इतना कह रहा हूं बेटा, मैं तुमको इतना कह रहा हूं कि मान ले ऑब्जेक्ट को मैंने 50√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। नहीं 50 से मत फेंक, तू पूरे 50 से ही फेंक। √2 हटा, यहां पे एंगल है तेरा मान ले 37 डिग्री। बता एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगा? ux होगा तेरा u cos 37, ये आएगा तेरा 40 निकाल के दे, और ये आएगा 30। अब मैं कह रहा हूं ये प्रोजेक्टाइल हो गया, ये प्रोजेक्टाइल हो गया। 50 से 36 पर फेंका है ना? 50 से 37 पर फेंका है, 50 से 37 पर फेंका है। ये वेलोसिटी हो गई तेरी 40 और ये हो गई u sin 37। u है तेरा 50, sin 37 होता है 3/5। ये कटा 10, ये 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है भाई? हाँ सर 30 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। अब मैं कह रहा हूं अगर 30 से फेंका है 3 सेकंड में पार्टिकल रुकेगा तो ये मैक्सिमम हाइट पर 3 सेकंड में जाएगा, ये कह रहा हूं। और इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड होगा, ये कह रहा हूं। सर कैसे? 50 से फेंका तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी मिली? 30। 50 से फेंका तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी मिली? 30। 30 से फेंकने पर 1 सेकंड में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी 20, अगले 1 सेकंड में होगी 10 और यहां पे होगी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0। What I'm saying? I'm saying कि बाहर में जाए एक्स एक्सिस, मैं सिर्फ y में सोचूं तो 30 मीटर पर सेकंड इसका वर्टिकल वेलोसिटी है, तो 3 सेकंड में ऊपर जाएगा, 3 सेकंड में नीचे आएगा। मैं ये कह रहा हूं। और सुन x, मैं पूरा इसको ना एक डायग्राम बना के अच्छे से कराता हूं। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की ऐसी तैसी करता भी देखना, तू ये समझना प्रोजेक्टाइल आज, और इसको कॉपी में भी नोट करना। देख, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर फेंका है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगी 50 cos 37। 50 cos 37 की वैल्यू होती 4/5, 10 40 मीटर पर सेकेंड। बेटा रुक जाना, तो 40 मीटर पर सेकेंड से एक्स में फेंका है। मैं जो समझाना चाहता था वहां तक तुमको लेके तो जाऊं। और ui होगा तेरा 50 sin 37, 50 3/5, 10 से कटेगा तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल को जो मैंने फेंका है ऊपर 30 से और आगे 40 से, ये पार्टिकल का पाथ होगा। अब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ y देखो तो 30 मिला, तो थोड़ी देर बाद y की वेलोसिटी तुम्हारी 20 होगी एग्जैक्टली 1 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद y की वेलोसिटी 30 से कट के 20, 20 से कट के 10 होगी, और अगले 1 सेकंड के बाद y की वेलोसिटी 0 होगी। ये बात मानते हो कि नहीं? हाँ सर ये बात मानते हैं, ये बात मानते हैं। अब बताओ, यहां पे एग्जैक्टली 3 सेकंड, 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी नीचे होगी 10, एग्जैक्टली इसकी 5 सेकंड पर वेलोसिटी होगी नीचे 20, और एग्जैक्टली इसकी 6 सेकंड पर वेलोसिटी नीचे होगी 30। बोलो, हर 1 सेकंड में इसकी एक्स की वेलोसिटी वही रहेगी 40, 40, 40, 40, 40 और 40। अब सुनना, क्या एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज हुई? नहीं। क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि एक्स में एक्सीलरेशन 0 है। अब सोचो कि एक्स की वेलोसिटी यहां भी 40, 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 एक्स की वेलोसिटी सेम। वाई की वेलोसिटी ऊपर 30 दी, 30 से 1 सेकंड बाद 20, अगले 1 सेकंड बाद 10, अगले 1 सेकंड बाद 0। अब मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस पार्टिकल कितना चला होगा? 5 मीटर के अलावा क्या चला होगा? क्योंकि फाइनली यहां पर वेलोसिटी रुका है वाई एक्सिस में, एक्स में चल रहा है ना, वाई में तो वेलोसिटी 0 है। वाई में वेलोसिटी 0 और 1 सेकंड में वाई में वेलोसिटी नीचे 10 मीटर पर सेकंड आ गए, तो कितना चलेगा वाई में? मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये कितना चला, मैं कह रहा हूं वाई में कितना चला। अगले 1 सेकंड में ये 15 मीटर चलेगा, अगले 1 सेकंड में और ये कितना चलेगा? 15, 25। अब बोल 25 और 15,
सर 30, 14, 40, 40, 45, मैक्सिमम हाइट 45 मीटर है क्या इसका? अब मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं लगाया, मैं सीधा कह रहा हूं कि मैक्सिमम हाइट इसका 45 मीटर होगा, चाहे तो जैसे भी कर ले। मैक्सिमम हाइट इसका 45 मीटर होगा, चाहे तो जैसे भी कर ले। मैक्सिमम हाइट इसका 45 मीटर होगा तो चाहे जैसे भी कर ले। मैं ये डिस्टेंस बोल रहा हूं, मैक्सिमम हाइट इसका 45 मीटर होगा। बोल भाई भाई भाई, वाई एक्सिस की मोशन अलग करो और एक्स एक्सिस की मोशन अलग करो। जब आप वाई एक्सिस की मोशन करोगे तो 50-37 डिग्री पर फेंका है तो ये होगा 30 मीटर पर सेकंड। 30 से अगले एक सेकंड में ये 20 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और अगर तुम्हें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा के करना है तो एच मैक्स कर ले यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। बताओ क्या तुमको एहसास हो गया कि सर इसका वर्टिकल मोशन तो पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी? हाँ, यही तो मैं तुमको सिखाना चाह रहा था, यही तो मैं तुमको सिखाना चाह रहा था। क्या ये गैलीलियो रेशियो को प्रोजेक्टाइल मोशन भी फॉलो करता है? हाँ, गैलीलियो रेशियो को प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। अब सुनो, अब सुनो, एक्स एक्सिस में तुम बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा, तुमको पता है? ये डिस्टेंस होगा 40 और एक 40 मीटर होगा, ये होगा 40 मीटर। और एक्स एक्सिस में मोशन यूनिफॉर्म है वैसे भी, तो टोटल टाइम फ्लाइट 6 सेकंड में एक्स में कितना चल जाएगा? तो 40 गुना 6, 6 चौका 40, 240 मीटर इसका रेंज आएगा, 240 मीटर इसका रेंज आएगा। बताओ, 240 मीटर इसका रेंज आएगा। तो ये वाली चीज ही तुमको मैं फील दिलाना चाहता था, इसलिए सवाल करा। ये देखो, अ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल y बराबर x 1 minus x where y and x are in the meter, then choose the correct option. Horizontal range is 1 meter, angle of projection is 45 degree, the horizontal range is 2 meter and horizontal range is horizontal range is 30। नहीं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 लिख रहा होगा। देखो मैंने जो सवाल उठाया ना 2-3, वो डेटा में थोड़ा गड़बड़ था बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो देखो, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और जो क्वेश्चन छोड़ा है ना मैं कल करा दूंगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तुमको दिया x 1 minus x, तो x इंटू 1 minus x को कंपेयर करो, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 minus x by r। अगर तुम कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड से, तो नीचे 1 है नीचे r है, तो r 1 मीटर सही है, और यहां पे भी 1 है, और tan थीटा के जगह पे देखो यहां पे 1 है, x इंटू 1 x इंटू tan थीटा, tan थीटा अगर 1 है तो थीटा तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा, एकदम सही है। अब एक ऐसा सवाल दूं पेन वाला, 1 और 2 करेक्ट है, बिल्कुल सही बेटा, 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। एक ऐसा सवाल दूं पेन वाला, अगर तू उसको सही कर लिया तो पेन मिलेगा धुआंधार एकदम, तुरंत के तुरंत। एक ऐसा सवाल दूं पेन वाला, पेन वाला सवाल देता हूं, देख इधर, पेन वाला सवाल देता हूं, शानदार, देखना ये सवाल को ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा सवाल है। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट अटेन द मैक्सिमम हाइट h and strike the stationary smooth wall and falls on the ground vertically below the maximum height, vertically below the maximum height. Assume the collision is to be elastic, मतलब rebound with same speed, rebound with सेम स्पीड, इलास्टिक मतलब सेम स्पीड से रिबाउंड होगा। द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द बॉल विल स्ट्राइक इज, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर बॉल विल स्ट्राइक इज। चलो ये सवाल देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सवाल ये बोला कि मैंने पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, स्पीड नहीं पता, सुनना ध्यान से। पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से फेंका, हमें स्पीड नहीं पता, ठीक है। पार्टिकल ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया। मैक्सिमम हाइट वहां पे होता है जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0 और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल u(x) से चल रहा होता है। अब पार्टिकल आगे गया, कहीं पे यहां टकराया और टकराने के बाद रिबाउंड होकर मैक्सिमम हाइट के नीचे गिर गया, ठीक है। कहां गिर गया? मैक्सिमम हाइट के नीचे गया। तो वो कितने हाइट पर टकराया होगा, दीवार पे पूछा है। मैक्सिमम हाइट तुम्हारा h है, करो, मैक्सिमम हाइट तुम्हारा h है। सोचो ये कौन सा सवाल का आंसर था भाई, हट। चलो ये पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं, टाइमलेस, टाइमलेस पोल क्रिएट कर रहा हूं। अच्छे सोचना है तुमको, अच्छे सोचना है तुमको। हिंट मैं दे देता हूं, मोशन को y डायरेक्शन में सोचो, y
डायरेक्शन में ऑड नंबर रेशियो लगा दो, ऑड नंबर रेशियो लगा दो, मजा आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में ऑड नंबर रेशियो लगा दो, मजा आ जाएगा। अटेम्प्ट करो, ऑड नंबर रेशियो लगा दो, वाई डायरेक्शन में मजा आ जाएगा। एक्स एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्म होता है, वाई का यूनिफॉर्म नहीं होता है। यहां पर मान लो किसी टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट पर है, मान लो यहां पे t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम हाइट पे है। अब एक्स एक्सिस मोशन यूनिफॉर्म है, हाँ सर, तो जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगा है उतना ही टाइम उसको यहां से यहां आने में लगेगा, सेम टाइम लगेगा। क्यों? अगर वो टी टाइम में यहां पहुंचा तो 2t टाइम में यहां पहुंचेगा, क्योंकि मोशन एक्स एक्सिस का यूनिफॉर्म होता है। मोशन इन एक्स एक्सिस इज यूनिफॉर्म। आंसर लगाने की जल्दी मत करना, टाइमलेस पोल दिया तुम्हें, टाइमलेस पोल है देखो। मोशन इन एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म, तो एक्स एक्सिस में पार्टिकल जितना आगे गया है, एक्स एक्सिस में पार्टिकल उतना ही पीछे आया है क्या? भाई देखो ना, मैक्सिमम हाइट से कहीं आगे जाके टकराया और फिर नीचे आ गया। एक्स एक्सिस में डिस्टेंस सेम तो टाइम सेम, तो अगर ये टी टाइम एक्स में गया है तो एक्स में टी टाइम पीछे आया तो 2t टाइम हो गया। अब वाई में देखो कि टाइम तो दोनों का सेम ही होता है, वाई में टी टाइम तक कितना चलेगा और फिर अगले टी टाइम तक कितना चलेगा, ये समझो। पहले टी टाइम तक वाई में कितना चलेगा, दूसरे टी टाइम में वाई में कितना चलेगा, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो। अगले टी टाइम में वाई में कितना चलेगा? चलो, सो रेशियो लगा दो, ऑड नंबर का रेशियो। क्या मैं तुमको 1000 बार बोला है कि एक्स में मोशन यूनिफॉर्म और वाई में मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है? एक्स में मोशन यूनिफॉर्म और वाई में मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। चलिए आंसर देखते हैं। 70% लोगों ने सही किया, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सवाल 99% लोग नहीं कर पाते हैं। ये सवाल आसान नहीं है, इसको तो पक्के से नोट्स में कॉपी करना। आओ बताता हूं, मैं फिर समझाता हूं तुमको। देख सवाल कैसा देखना, सवाल में पार्टिकल को यहां फेंका, ऐसे गया, मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, फिर यहां पे टकराया और यहां गिर गया, यही सवाल है। तो एग्जैक्टली जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा था, मान लो उस समय टाइम तुम स्टार्ट कर रहे हो, टाइम देखना स्टार्ट कर रहे हो, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था उसी समय टाइम देखना स्टार्ट कर रहे हो। अब ये कितना आगे गया है सर नहीं पता, तो एक्स में मान लो एक्स डिस्टेंस आगे गया है, और फिर टकराने के बाद मैक्सिमम हाइट के नीचे गिरा, तो मैक्सिमम हाइट से जितना आगे गया, मैक्सिमम हाइट से टकराने के बाद उतना ही पीछे गिरा। अब एक्स में तो मोशन यूनिफॉर्म होता है, अगर मोक्ष में एक मोशन यूनिफॉर्म है तो सेम टाइम इन सेम डिस्टेंस, सेम टाइम इन सेम डिस्टेंस, इसी कंसेप्ट से तो आपने पीछे के 2 सवाल किए हैं। हाँ, तो बताओ यहां पर टाइम 0 तो यहां पर टाइम t, तो यहां पर टाइम 2t। हाँ सर, ये तो बात सही है। अब ऐसे समझो कि अगर पार्टिकल y डायरेक्शन में रेस्ट से t टाइम में अगर कुछ भी मान लो कि y चलता है, y मान लिया, तो ये 3y चलेगा, y प्लस 3y 4y बराबर h, तो y बराबर h/4। और तुमसे पूछा ये 3y इसकी हाइट कितनी होगी, तो h बराबर 3y, 3 बाहर, y की वैल्यू h/4, 3h/4 इज द करेक्ट आंसर। एडवांस का सवाल है ये, एडवांस का सवाल है। अगर तुमने ये सही किया है इसी सोच से तो +1 ऐड कर लो। अच्छा, इसका अप्रोच क्या है, सोचो अप्रोच क्या है। इसका अप्रोच है कि y एक्सिस का मोशन नॉन यूनिफॉर्म, y मोशन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ऑड रेशियो एप्लीकेबल, रेशियो एप्लीकेबल, ऑड रेशियो यहां पे एप्लीकेबल होगा। सही बात है, हाँ सर। और एक्स एक्सिस में मोशन यूनिफॉर्म होता है तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलेगा। तो देख बेटा, यहां से मैक्सिमम हाइट से अगर देखोगे तो जितना दीवार तक का डिस्टेंस है, दीवार से वापस उतना ही डिस्टेंस आया, और इलास्टिक कोलिजन में सेम ही स्पीड रहेगी, तो जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस आया। तो एक्स में यूनिफॉर्म मोशन होने की वजह से सेम डिस्टेंस में सेम टाइम, यहां से यहां तक जितने टाइम में आगे आया उतने ही टाइम में नीचे गिरा। तो पहले टी टाइम में अगर y चलता है तो दूसरे टी टाइम में 3y चलेगा। गैलीलियो रेशियो यहां पे लग जाएगा, गैलीलियो रेशियो लग जाएगा। और अगर आपने यही सोच के जवाब दिया है तो तब आप +1 पेन ऐड करिएगा, वरना कई लोग गूगल से जवाब दे रहे होंगे तो वो तो लड्डू ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे।
वो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बताओ मजा आया कि नहीं आया? इसमें क्या सोचना है, एक्स में मोशन यूनिफॉर्म और वाई में नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्स में मोशन यूनिफॉर्म है तो सेम डिस्टेंस के लिए सेम टाइम लगेगा, तो यहां से यहां टी टाइम, तो यहां से यहां 2t टाइम। ये इंपॉर्टेंट है समझना। और वर्टिकल डायरेक्शन में गैलीलियो रेशियो जो यहां पे लगा के दिखाया तुमको अभी, इसीलिए तुमको क्या लगा ये मैं क्यों पढ़ा रहा था? थैंक यू बोलो कि ये जो कराया है ना, इसी की वजह से तुमने देखा कि देखो यहां पे 3 से 4 सेकंड में, देखो 4 सेकंड 3 सेकंड, पहले 1 सेकंड में 3 मीटर चला, 5 मीटर चला है, तो 4 से 5 सेकंड में 1 सेकंड में देखो 15 मीटर चला, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना चला है। एक बार और समझा दो बेटा, यही है, यही चीज है, यही 3 से 4 सेकंड में अगर ये 5 मीटर चला है तो 4 से 5 सेकंड में 15 मीटर चलेगा। वही चीज यहां पे लगी है, वही चीज लगी, इसीलिए वो अभी कराया था मैंने आपको। बोलो मजा आया कि नहीं आया? चलो ये देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट आपको मैंने पढ़ा दिया था। उसमें क्या क्या बताया था? उसमें ये बताया था बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि एक टावर के टॉप से बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका है मैंने, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा। द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, height of the tower is 70 meter. After how much time from the instant the throwing bill with the ball reach the ground? ये कितने टाइम के बाद बॉल ग्राउंड पे रीच कर जाएगा? बॉल ग्राउंड पे रीच कर जाएगा, ये आपसे रेंज पूछा है ना, सॉरी टाइम पूछा है, और रेंज भी निकाल लेना। चलो एक बात बताओ, अगर तूने लेक्चर देखा है वही लोग होंगे, क्या मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द सम हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट क्या ड्रॉप के केस से ही पढ़ाया था? हाँ सर। क्या कराया था? इस 50 का कंपोनेंट एक्स में देखोगे तो यूएक्स होगा 50 cos 30, ये हो जाएगा 50 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 25 √3, और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 sin 30, मतलब 50 sin 30 की वैल्यू होती है हाफ 25। अब मुझे एक बात बताओ कि 70 मीटर के हाइट पर मैं हूं, हाँ सर, और यहां से बॉल को ऊपर मैंने 25 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कितने देर बाद बॉल रुक जाएगा? सर 2.5 सेकंड बाद बॉल रुक जाएगा, इतना तो मुझे पता है, इतना तो पता है। और अगर 25 से फेंका है तो मैक्सिमम हाइट यहां से कितना चला होगा? तो ये हाइट जो चला होगा एच मैक्स 25 गुना 25 u²/2 इंटू जी की वैल्यू 10 से काटोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2.5, तो 25 दुना 50 62 पॉइंट समथिंग, तो कुछ 37 मीटर के आसपास आएगा। 62 तो 30 दुना 60, एक मिनट 2.5 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारे 25 और 62.5 को 2 से डिवाइड दोगे तो 31-32 मीटर के आसपास होगा, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं 31 मीटर के आसपास होगा। चलो अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं बेटा, आधा किया है, और ये 70 है, तो टोटल कितना हाइट हो जाएगा ड्रॉप करने के बाद, इसको कितना गिरना है? तो 70 और 31 हो जाएगा लगभग 100 मीटर। अगर 100 मीटर टोटल हाइट से बॉल को ड्रॉप करोगे, ऐसे सोचो T इज इक्वल टू, सीधा लिख दो √2, H की वैल्यू 100 बटा G की वैल्यू 10, ये √20 तुम्हारा क्या आ जाएगा 4.5 सेकेंड, हाँ लगभग। तो टोटल टाइम ऑफ लाइट हो गया 2.5 एंड 4.5, तो 4 2 6, लगभग 7 सेकेंड के आसपास आंसर आ जाएगा, 7 सेकेंड के आसपास आंसर आ जाएगा। 9 सेकेंड तो हो ही नहीं सकता, 5 सेकेंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2.5 सेकेंड तो ऊपर जाने में लग गया है। अच्छा एक समझो कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने 25 से फेंका है तो 2.5 सेकेंड ऊपर और 2.5 सेकेंड में यहीं तक पहुंचा होगा, तो 5 सेकेंड तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता ना, ऐसे सोचो, और 5 सेकेंड कम 2 सेकेंड भी नहीं होगा। ये देखो 7 सेकेंड या 9 सेकेंड हो सकता है, ऐसे सोचो। अच्छा ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं तो टोटल अगर 125 मीटर होता तो 5 सेकेंड लगता, ये टोटल 100 मीटर है तो 5 से कम ही लगेगा, और यहां पे 2.5 लगा है तो 5 तो 7.5 ही जा रहा है, 9 तो कभी जा ही नहीं पाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे आएंगे तो लॉजिकली भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप? अगर ऐसे सवाल आए तो लॉजिकली अटेम्प्ट कर सकते हो आप। रेंज पूछेगा, रेंज निकाल दोगे, रेंज पूछेगा, रेंज निकाल दोगे। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि सर ऑप्शन से ही हम कर लेते कि अगर मैंने 25 से फेंका है तो ग्राउंड तक का टाइम पूछा है, 25 से फेंका 2.5 सेकंड में, 2.5 सेकंड में और टाइम लगेगा, तो 2.5 5 सेकंड में तो यही पहुंचेगा, अभी तो नीचे भी आना है, तो 5 होगा नहीं 2 होगा नहीं,
और जो गया है हाइट वो गया है कुछ 31 मीटर। तो ये लगभग लगभग 100 मीटर है। 100 मीटर से ड्रॉप करेंगे तो टाइम लेगा तुम्हारा 5 सेकंड से कम, क्योंकि 5 सेकंड में टोटल 125 चलता है, तो 5 सेकंड से कम। अगर 5 सेकंड से कम ले रहा है, अगर 5 सेकंड से कम ले रहा है और ऊपर जाने में 2.5 लगा है, तो 5 2 7.5, 9 कैसे आ जाएगा? 9 कैसे आ जाएगा? सोचो, बताओ। क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। ये कह रहा सर बिना पिछला लेक्चर देखे सब सही हो रहा है, तो इसलिए बेटा क्योंकि सारे ड्रॉप से करा रहा हूं, सारे मैं ड्रॉप के केस से करा रहा हूं इसीलिए। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। बोलो, मैंने ऊपर फेंका है, ऊपर की डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हो, तो एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सिर्फ वाई डायरेक्शन को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट मन नीचे प्लस है, तो मान लो 70 हुआ है, बराबर यू वाई ले लो 25 टी प्लस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 टी स्क्वायर माइनस 25 टी माइनस 70 बराबर 0। 5 से कैंसिल करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 5 टी माइनस 10 बराबर 0। अब 5 ही तो बचा है। हाँ, अब इसको लिख सकते हो तुम 7 5 टी माइनस 10, नहीं 7 आएगा ना, 10 थोड़ी नहीं, ये 7 आएगा। ये 5 से कैंसिल करो तो कितना आएगा? अच्छा 5 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 14 × 75, 14 आएगा, 14 बराबर 0। अब देखो इसको कर दो तुम, 7 और 2 14, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 माइनस 14 बराबर 0। देखो यहां से टी बराबर 7 सेकेंड आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको दोनों से समझ में आया? दोनों से समझ में आया? क्वाड्रेटिक से देखो ना। अच्छा बेटा, ऊपर की तरफ हम माइनस लिए हैं तो वेलोसिटी निगेटिव और नीचे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जाके फाइनली नीचे गिरा है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे और एक्सीलरेशन नीचे, इसलिए ये इक्वेशन बना है। मैंने सेकंड इक्वेशन में सारा ये डिटेल में समझाया है, मतलब सॉरी लास्ट लेक्चर में सारा मैंने ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताई हुई है, सारी चीजें डिटेल में आपको बताई हुई है। अब ये सवाल है, ये पहले करते हैं, ये पहले करते हैं, उसके बाद ये करेंगे। ये सवाल मैंने तुमको होमवर्क के लिए दिया था। देखो यहां से ये है 60 मीटर, ये 60 मीटर, ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका है 20√2 से एट एन एंगल 45, तो 20 से फेंका हो तो ये 20 और इधर भी हो जाएगा बेटा 20। ठीक है, क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ एट हाईएस्ट पॉइंट। अरे यार ये अभी पढ़ाया नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको पढ़ाऊंगा तब निकालना। सबसे पहले तुम टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज निकालो। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पढ़ाऊंगा अभी, वो सर्कुलर मोशन अभी आएगा, इसी में पढ़ाऊंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्टाइल मोशन में तक पढ़ाऊंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज निकालो फटाफट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज निकालो। चलो भाई, ऑब्जेक्ट को मैंने 60 मीटर की हाइट से फेंका है टेढ़ा 20√2 पे, ये एंगल है कितना? 45 डिग्री। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में मैंने वेलोसिटी दिया है ux हो जाएगा 20 और ui हो जाएगा 20। दोनों 20 क्यों होगा सर? 20 आगे 20 ऊपर, तभी तो 20√2 होगा। पार्टिकल ऐसे गया है, तो मुझे बताइए इसका रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट फटाफट। रेंज और टाइम फ्लाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आसान है, देखना। एक बात बताओ, ऊपर की तरफ जो मैंने वेलोसिटी उसको निगेटिव ले लेंगे, तो क्या इसको मैं -20 कह सकता हूं? हाँ सर -20 हो गया। अब देखो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सिर्फ y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, पार्टिकल ऊपर गया नीचे गिरा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 60 ही हुआ और वेलोसिटी हो जाएगा -20t प्लस 10t स्क्वायर, सॉरी 10/2t स्क्वायर, तो क्या 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 60 बराबर 0। 5 से काटोगे तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 से काटोगे तो 15 चौका 60, 15 बराबर 0। सही है क्या? हाँ। अब इसको तुम लिख सकते हो 15, तो 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, नहीं 15 चौका 60 होता ना, 60 है ना ये। हाँ, तो 5 से कैंसिल करो तो 12 × 60, 12 आएगा, सॉरी 12 आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4t माइनस 12 बराबर 0। क्वाड्रेटिक सही बना है क्या? 6 चौका 24 नहीं, सही नहीं बना,
तो 2t कर दो यहाँ पे, तो 6 दूना 12 सही है, और 6 2 -4 सही है। अब तो t कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा t -6 प्लस 2 बाहर आएगा t -6, तो ये कह रहा है t1 बराबर 6 सेकेंड और t2 बराबर -2 सेकेंड। तो ये गलत होगा, ये आपका सही हो जाएगा। मानते हो ये बात? तो टोटल टाइम फ्लाइट 6 सेकेंड आ रहा है, लेकिन ये 6 सेकेंड तुमको क्वाड्रेटिक से निकालने की जरूरत थी कि तुमको डायरेक्ट दिख रहा है। एक बात बताओ, अगर वर्टिकल वेलोसिटी 20 है तो बताओ ऊपर जाके 2 सेकंड में रुका होगा कि नहीं? हाँ सर 2 सेकंड में रुका होगा। उसके बाद 2 सेकंड में 20 मीटर चलता है और ये 60, टोटल 80 मीटर ऊपर से नीचे ड्रॉप होने में, 80 मीटर ड्रॉप होने में क्या टाइम तुमको नहीं पता कि 4 सेकंड लगता है? हाँ, तो 4 सेकंड और ये 2 सेकंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड। टोटल टाइम फ्लाइट 6 सेकंड। कितने लोग ऐसे निकाल लेते हैं डायरेक्ट? अब सोच रहे हो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, पहले तो तुम साइन कन्वेंशन लोगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लोगे, तुम क्वाड्रेटिक लगोगे, फिर आंसर निकालोगे। मुझे तो दिख रहा है भाई, मुझे तो दिख रहा है, और आपको भी देखना सिखाया है मैंने। इस लेवल पे आपको लेके गया हूं कि आपको ये समझ में आए, आपको देखना सिखाया है कि अगर सिर्फ इसका वाई एक्सिस में मैं मोशन देखूं, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन देखूं, सिर्फ वाई एक्सिस में, अगर किसी पार्टिकल को मैंने 20 से फेंका होगा तो वाई डायरेक्शन में ये 2 सेकंड में रुक जाएगा 20 मीटर चल के, और जब यू टर्न लेगा तो ये 20 और 60 80 मीटर, टोटल 80 मीटर ट्रेवल करने में टाइम लेगा तुम्हारा 4 सेकंड। तो 4 सेकंड 80 मीटर और ये 2 सेकंड, बोलो टोटल 6 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया कि नहीं? हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लोगे, ठीक है। सेम उसी तरीके का ये सवाल है, इसमें क्या किया है, 37 डिग्री पर नीचे फेंका है, तो इसका एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकाल लो और वाई की वेलोसिटी नीचे निकालो। तो वाई की वेलोसिटी हो जाएगा 50/3 इंटू कॉस 37, तो ये हो जाएगा 500/3, सॉरी कॉस 37 हो जाएगा 4/5, तो सॉरी नीचे साइन 37 होगा बे, इधर 37 डिग्री है तो इसके साइन 37 नीचे होगा, साइन 37 होता है 3/5, ये कट गया। 100 मीटर पर सेकेंड नीचे आया वेलोसिटी, 100 मीटर पर सेकेंड नीचे आया वेलोसिटी। अब कैसे करोगे बताओ? तो सिंपल सी बात है, नीचे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, सारी चीजें नीचे हो गई। बताओ यहां से कितना वर्टिकल नीचे गिरा? 1500 बराबर नीचे की तरफ वेलोसिटी कितना है? 100t प्लस 10t², 10 इंटू 2 5t², तो ये हो जाएगा 5t² प्लस 100t माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से आ जाएगा। सब कुछ नीचे बेटा, और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन लिया है, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन लिया है। क्या मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन लेके पूरा चीज निकल जाएगा? क्या मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन लेके पूरी चीजें निकल जाएगी? मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन लेके पूरी चीजें निकल जाएगी। देखो नीचे की तरफ वेलोसिटी बोलो प्लस, नीचे की तरफ यहां से यहां तक देखो पार्टिकल ऐसे फेंका यहां गिरेगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब यहां पे एक सवाल ऐसा मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता, ये एम्स का पूछा हुआ सवाल है। अब मैंने जानबूझ के इसलिए दिया क्योंकि इसमें बिना क्वाड्रेटिक से गेस करना थोड़ा टफ होगा। क्यों टफ होगा बताता हूं। पार्टिकल को फेंका है 5 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 37 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यूआई हो जाएगा 5 साइन 37, साइन 37 होता है 3/5, तो 5 से 5 कट गया, 3 मीटर पर सेकंड इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है। तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल कहीं ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा अगर वर्टिकल डायरेक्शन ही देखे तो, और जिस टावर से मैंने फेंका था उसका हाइट है 36 मीटर। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? तो क्या डायरेक्टली बिना क्वाड्रेटिक से थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना लेंदी होगा? हालांकि तुम कर सकते हो, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचना टफ होगा, एग्जैक्टली टफ होगा, क्योंकि ये टूकेगा पता है कितने देर में? बताओ यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा? t1 u/g मतलब 0.3 सेकेंड, और 0.3 सेकेंड पे रुकने के बाद ये नीचे गिर रहा है, ये तुम्हारा कितना होगा टाइम? ये देखना थोड़ा टफ है। तो तुम क्वाड्रेटिक लिखोगे बेटा s बराबर ut प्लस हाफ at², जो कि मैंने लिखना सिखाया है इन y डायरेक्शन। मुझे y डायरेक्शन में नीचे की तरफ अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, ऊपर की तरफ निगेटिव लूं, तो बताओ
पूरे जर्नी में पार्टिकल यहां से यहां तक वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट चला है? 36। वर्टिकल वेलोसिटी है -3 इंटू टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर -3t -36 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 36 और 5 कितना हो जाएगा? सही लिखा है? हाँ। अब ये 36 है, हाँ एकदम सही है। तो 36 और 5 हो जाएगा तुम्हारा 180। तो 3t को तुम दो पार्ट में स्प्लिट करो, तो 5t स्क्वायर माइनस दो पार्ट में स्प्लिट करोगे इसको, तो सोचो कितना होगा? 30 × 150, 5 × 30 180। 180 में तुमको स्प्लिट करना है, ठीक है ना? 180 में तो टोटल टर्म का मल्टीप्लीकेशन 180 होना चाहिए और 3t उसका डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 और 15 तुम ले सकते हो। ठीक है, 12 और 15 लो, तो 5t स्क्वायर -15t प्लस 12t -36। सोचो, तो 15 और 12 का प्रोडक्ट हो गया 180। देखो इसका और इसका मल्टीप्लायर देखना पड़ता है, तो 15 और 12 180 आ जाएगा। सही है। अब यहां से 5t कॉमन ले लो, 5t कॉमन लोगे तो ये होगा t -3, और यहां पे अगर तुम t -5 3 15 एकदम सही है। यहां पे तुम 12 कॉमन लो तो ये बचेगा t -3 एकदम सही जा रहा है। तो ये हो जाएगा 5t + 12 और ये हो जाएगा t -3 बराबर 0। तो एक t1 तो 3 सेकेंड आ गया, एक तुम्हारा t आ गया -12/5 जो कि गलत होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा 3 सेकेंड आएगा। बोलो, अच्छा सवाल था। टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड आया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 3 सेकेंड है। मैं पूरा समझा देता हूं। देखो यहां से 5t कॉमन निकाला तो 5t बाहर चल गया तो यहां पे t बचेगा, यहां पे 5t बाहर चला गया तो 3 बचेगा। यहां पे 12 कॉमन निकालेंगे तो t और 12 3 36। देखो सही आया है। अब तुम श्रीधराचार्य वाले से भी कर सकते हो, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंज इसका हो जाएगा x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x की वेलोसिटी बोलो कितना है सर? x एक्सिस में वेलोसिटी है 5 cos 37, 5 cos 37, 5 cos 37 इंटू 3। 5 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 इंटू 3, 12 मीटर रेंज आएगा। अच्छा सवाल है ये। अब यहां पे सीधा वर्टिकल मोशन से सिर्फ डायरेक्टली देखना टफ था। क्यों? क्योंकि 0.3 सेकंड पे रुक रहा है। अब एक्जेक्टली 0.3 सेकंड पे रुकना फिर उसको एनालाइज करना टफ हो जाएगा ना, दो पार्ट में मोशन बांटना टफ हो जाएगा। देखो डेटा टफ दिया है थोड़ा सा, ऊपर को माइनस लिया इसलिए यहां पे -3 लिया। देखो इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? बोलो बोलो फटाफट 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 बोलो बोलो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो क्वाड्रेटिक से आप कर लोगे। एक सवाल मैंने क्लास लेक्चर में दिया था। टू बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट h in opposite direction with speed u1 and u2. Then find time when they are moving perpendicular to each other and also find horizontal distance between them when they are moving perpendicular to each other. ये सवाल बहुत ही शानदार है। सवाल क्या कहता है? देखो सवाल ये कहता है बेटा, सवाल ये कहता है कि एक टावर है, मान लो ये टावर लिया बहुत सुंदर सा। इस टावर से दो ऑब्जेक्ट को, एक को मैंने आगे फेंका है तो +u1 ले सकते हो आप। कितने स्पीड से फेंका है? सेम स्पीड से, तो u1 नहीं, अलग अलग स्पीड से। तो पहले का जो स्पीड है वो है तुम्हारा +u1 i कैप, और दूसरे को पीछे फेंका है तो इसकी जो स्पीड होगी u2, मतलब सेकेंड की जो स्पीड है u2 -u2 i कैप। क्यों मैंने लिया है -u2? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फेंका है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फेंका है। अब ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से जाएगा और ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से आएगा। अब दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी समय एक दूसरे से 90 डिग्री पे, मान लो ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है और ये पार्टिकल कहीं ऐसे चल रहा है। अब इसको पीछे ले जाओगे और इसको पीछे ले जाओगे तो ये किसी इंस्टेंट पे एक दूसरे से 90 डिग्री पर चलते हुए दिखाई देंगे। दोनों को सेम टाइम पे फेंका है 0 पे, तो मान लो यहां पे ये t टाइम पे पहुंचा तो ये भी यहां पे t टाइम पे पहुंचा होगा, ये भी यहां पे t टाइम पे पहुंचा होगा।
अब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर चल रहा है, तो उसका टाइम बताओ क्या होगा, उसका टाइम बताओ क्या होगा। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां पर देखिए एक्स एक्सिस वेलोसिटी u1 i कैप, तो यहां पे वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल वाली तो u1 i कैप सेम रहेगी, y एक्सिस वेलोसिटी t टाइम के बाद क्या होगा gt j कैप। कैसे होगा gt j कैप, सर इनिशियल वेलोसिटी y में 0 था तो gt j कैप होगा। यहां देखो ये होगा तुम्हारा माइनस u2 i कैप, नीचे होगा gt j कैप। मैंने क्या किया, आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव और पीछे की डायरेक्शन को निगेटिव लिया है। नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये प्लस जीटी जे कैप, ये भी प्लस जीटी जे कैप। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं, नहीं सर एक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वाई की वेलोसिटी वाई की चेंज होती है। अगर मैं इसका वेलोसिटी लिखूं v1 यहां पे टी टाइम पे, पहले का टी से टी टाइम पे वेलोसिटी, तो वो होगा पहले का u1 i कैप प्लस जीटी जे कैप, और दूसरे का किसी टी टाइम पे होगा माइनस u2 i कैप प्लस जीटी जे कैप। अगर मैं पहले कह रहा हूं कि दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका इसका डॉट लो, तो u1 i कैप का u2 i कैप के साथ लोगे तो u1 u2 विथ नेगेटिव साइन, i1 ij 0 j i 0, इसका हो जाएगा प्लस gt का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको इधर ले जाओ, gt बराबर हो जाएगा gt का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा u1 इंटू u2, इसका स्क्वायर इधर डाल दो तो gt बराबर हो जाएगा रूट अंडर u1 इंटू u2, तो t बराबर होगा रूट अंडर u1 u2 बाई g। दैट्स इट, ये आ गया भाई। लो भाई, लो भाई, रूट अंडर u1 u2 बाई g। और देख लो इसका डायमेंशन निकालो, टाइम के बराबर मैच कर जाएगा। इसका डायमेंशन निकाल दो, टाइम से मैच कर जाएगा। इसका डायमेंशन निकाल देना, एग्जैक्टली टाइम से मैच कर जाएगा। अब तुमसे बोला है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ। मान लो यहां से x1 डिस्टेंस चला है और ये x2 डिस्टेंस चला है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। x1 बोलो कितना है सर, x1 है x एक्सिस में मोशन यूनिफॉर्म होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो जितने टाइम में ये आगे गया u1 इंटू ये टाइम और u2 इंटू ये टाइम, तो u1 इंटू टी प्लस u2 इंटू टी, जब वो परपेंडिकुलर हुआ था तो u1 प्लस u2 कॉमन हो जाएगा जब t बाहर निकालोगे और t की वैल्यू रख दो, u1 प्लस u2 इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी रूट u1 u2 बटा g। ये आंसर आएगा। अच्छे से लिख देता हूं इसको, ये आंसर आएगा। देख लो आसान है कि नहीं, देख लो आसान है कि नहीं। हाँ u1 प्लस u2 इंटू 2। अरे भाई ऐसा है कि इसको पीछे फेंका सर, इसको आगे फेंका, इसको पीछे फेंका, ये जब चलेगा तो x में वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, y में वेलोसिटी जीटी जे कैप हो गई। इसको पीछे फेंका, x में वेलोसिटी जितनी दी थी उतनी रहेगी, y में जीटी जे कैप हो गई। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गया, किसी भी t टाइम पे इसकी वेलोसिटी ये होगी और t टाइम पे उसकी वेलोसिटी ये होगी, ये दोनों लिखना सिखाया है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट करके 0 पुट किया, टाइम आ गया, एकदम सही है, टाइम आ गया, एकदम सही है। अब इतने टाइम पे ये कितना आगे गया और ये कितना पीछे गया निकाल लो। डिस्टेंस बराबर होगा x1 इंटू x2, x1 होगा u1t और u2t, t बाहर निकल गया तो u1 प्लस u2 अंदर आ गया, t की वैल्यू पुट कर दो। बताओ इसमें क्या डाउट हो सकता है बेटा, बताओ इसमें कोई डाउट हो सकता है? रेंज का u1 एंड u2 रिलेटिव मोशन, अरे रिलेटिव तो पढ़ा ही नहीं ना बेटा अभी। अरे एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो इसका डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम और इसका डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, खत्म, और दोनों का डिस्टेंस जोड़ दिया। अरे बुड़बक हो यार तुम बहुत। रिलेटिव, रिलेटिव की डैश, तुम यहां से डिस्टेंस निकालो ये कितना आगे गया, यहां से डिस्टेंस निकालो ये कितना पीछे गया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, दैट्स इट, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा सवाल है ये। और तुमको इसमें अप्रोच क्या था कि वेलोसिटी वेक्टर दोनों में लिख के डॉट प्रोडक्ट ले लो, वेलोसिटी वेक्टर लिख के डॉट प्रोडक्ट ले लो, और कुछ नहीं। डन। समझ नहीं आया शिवम देविल को, समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बताओ, मैं समझा दे। तो नहीं, तुमने लेक्चर ही नहीं देखा होगा पिछला, तो नहीं आएगा समझ। पिछला लेक्चर ही नहीं देखा हो तो कैसे आएगा समझ बताओ, पिछला लेक्चर ही नहीं देखा हो तो कैसे आएगा समझ बताओ। तो गलत बात है ना, नो डाउट, समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया। ये देखो बेटा, इसमें मोशन एक्स और वाई अलग करके देखना,
पूरी अच्छे तरीके से तुमको समझ आएगी। सवाल बहुत आसान है कि एक बॉल को u मतलब 100 मीटर पर सेकंड से मान लो फेंका है, एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री है स्टार्टिंग में। पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पाथ पे गया है P पॉइंट पे, जब वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे चल रहा था उसकी स्पीड कितनी होगी बताओ। सिर्फ इतना आसान सा सवाल पूछा है, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। कंसेप्ट यही लगाना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब एक्स एक्सिस वाली रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट, ये कंसेप्ट लगाना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट, ये कंसेप्ट लगाना है बस आपको, फटाफट लगाइए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट, बस ये कंसेप्ट आपको लगाना है। चलिए करिए, सॉल्व करिए, सभी लोग कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका है एट एन एंगल 53 डिग्री, तो मुझे उस समय पर स्पीड बताओ जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 37 डिग्री पर चल रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 37 डिग्री पर चल रहा है तो उसका स्पीड बताओ। 75 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर। कैसे निकाला बताना जरा, कैसे निकाला बताना जरा। तो आपने क्या किया, बोला कि सर देखो इसकी x की वेलोसिटी जो होगी वो होगी 100 इंटू कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री। तो 100 कॉस 53 होती है 3/5, 20 बचे 100, तो 20 × 60 मीटर पर सेकेंड सर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आ गई, और वाई एक्सिस की वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 80। बात समझ में आता है? हाँ। अब यहां पे एक्स एक्सिस से 37 का एंगल बना रहा था, उस समय मान लो कि इसकी स्पीड v है, तो 37 पे इसका कंपोनेंट होगा v cos 37, और एक्स एक्सिस वेलोसिटी उसकी 60 हमें पता है, वो ux हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर v है तो v का कंपोनेंट 37 में v cos 37 आएगा, और जो कि वेलोसिटी हमेशा 60 होनी चाहिए, तो v cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इंटू 60, 15 पचे नहीं 15 चौका कितना हो गया 5 है, सॉरी 5 है, 12 पचे 60, नहीं तो 5 से तो मल्टीप्लाई होगा ना जाके, मैं भी पागले आदमी हूं। 4 से कटेगा तो 15 चौका 60 और 5 यहां चला गया, तो v बराबर 5 × 15 बराबर 75 मीटर पर सेकेंड। ये 75 मीटर पर सेकेंड नेट स्पीड आया। देखो बेटा, जब ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिलती है वो कांस्टेंट रह जाती है, भले ही उसका नेट स्पीड चेंज होता रहेगा हर समय। नेट स्पीड हर समय चेंज होगा, क्यों? क्योंकि y की स्पीड चेंज हो रही तो नेट स्पीड चेंज होगा। अब किसी भी एंगल पे अगर नेट स्पीड का कंपोनेंट लोगे x में तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। x एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसीलिए। अच्छा, इसी समय पे अगर मैं y की वेलोसिटी पूछ दूं तो इसी समय पे y की वेलोसिटी vy भी बताओ तो एट p vy क्या होगा सर? v sin 37, और v की वैल्यू तुमने निकाल ली 75, और sin 37 होता है 3/5, 5 से काटोगे तो 15 पचे 75, 15 × 45 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें ये बोलूं कि मुझे टाइम बताओ कि वो कितने देर में पहुंचा होगा इस P पॉइंट पे। फाइंड V एंड टाइम टू रीच P। P पर पहुंचने में टाइम कितना लगा है, ये कैसे सोचोगे जरा बताओ। P पर पहुंचने में टाइम कितना लगा है, फॉर द टाइम, कैलकुलेशन ऑफ द टाइम। फाइंड टाइम टू रीच P, फाइंड टाइम टू रीच P, फाइंड टाइम टू रीच पॉइंट P। P पर पहुंचने का टाइम बताओ कितना होगा। टाइम P पर पहुंचने का टाइम बताओ क्या होगा। मैं तुमको हिंट देता हूं, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के बारे में सोचो, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के बारे में सोचो, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के बारे में सोचो, तुम निकाल लोगे 12.5 सेकंड। भाई मतलब सच में मेरा मन कर रहा है ना कि तुम्हें गले लगा लूं, जिन लोगों ने 12.5 सेकंड आंसर दिया है। कैसे सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं फाइनल वेलोसिटी इन y बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन y प्लस ay इंटू टी, बताओ p पर का टाइम पूछा तो p का फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो -45 बराबर ये हो गया तुम्हारा 80 प्लस नीचे माइनस लिया है तो -10 इंटू टी, -10t को इधर ले जा, 10t बराबर हो जाएगा 80 और 45 125, t बराबर हो गया 12.5 सेकेंड। आंसर ये आंसर है। सिर्फ y एक्सिस में मोशन सोचो ना। हाँ सर, तो बड़ा आसान है कि इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे y डायरेक्शन में 80 है, और यहां पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने निकाल ली। तो तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाला,
तुमने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम नहीं निकाला, तूने जनरलाइज टाइम निकाला। नीट में आज तक ऐसा सवाल कभी पूछा ही नहीं है। यू बाई जी साइन थीटा से भी कर सकते हैं क्या? एक्स एक्सिस से 53 ऊपर, एक्स एक्सिस से 37 नीचे। और साला ये तो डेटा ऐसा है कि एक्स से 53 ऊपर फेंका था और एक्स एक्सिस से 37 नीचे, मतलब ये 90 डिग्री पर पहुंचा है टोटल देखा जाए तो। ये जब फेंका था तो एक्स एक्सिस से 53 ऊपर था u, और 53 और 37 90 हो गया। ये t बराबर u बाई जी साइन 37 भी, साइन थीटा भी इतना ही आना चाहिए। u है तुम्हारा 100 बटा g की वैल्यू 10 और साइन 53 होता है 4/5। तो 5 से 2 4 10 100 बटा 8, 100 बटा 8, 100 बटा 8 होता है तो है 12.8, 12.5 सेकेंड। और साला तो परपेंडिकुलर होने का जो टाइम होना चाहिए वो भी निकल गया। देख इधर, किसने सोचा था ये? जो भी सोचा था बहुत तगड़ा सोचा था, और मैंने नहीं सोचा भाई। तुम बोलोगे हमको कैसे समझ आएगा, तो मैं नहीं समझा, तुम में से किसी ने बताया कि सर ये तो परपेंडिकुलर भी हो रहा है पी पर। देखो जब फेंका था तो एक्स एक्सिस से 53 ऊपर था, और यहीं पे पी पे एक्स एक्सिस से 37 नीचे, मतलब टोटल एंगल 90 का हो रहा है। यहां पे क्या शानदार सोचा है, क्या शानदार सोचा है, सोचा। तो सुनो ध्यान से, एक्स एक्सिस वेलोसिटी हमने साथ निकाली। हाँ, यहां पे मुझे स्पीड चाहिए था, v का एक्स कंपोनेंट लेके सॉल्व कर लिया। tan से क्यों नहीं निकाला? tan का क्या करूंगा बे? हाँ tan से, अरे बाप रे तू गधा है क्या? tan से निकाल ले, क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट, tan से निकाल लो। हाँ tan से निकाल ले। vx हमें से पता है, तो कह रहा है कि ये vx tan 37 बराबर vy बाई vx। बिल्कुल सही कह रहा है, v भी निकालने की जरूरत नहीं है, एकदम सही कह रहा है। सर कह रहा है कि जो vy आपने निकाला है ना वो tan से निकाल लो, v देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सही कह रहा है तू। तो मुझे v निकालना था इसलिए मैंने v निकाला, नहीं तो ये जो vy तो निकाल रहा है, vy के लिए tan से भी कर सकते थे, निकाल नहीं पे। tan 37 होता है परपेंडिकुलर vy बटा 60। tan 37 कितना होता है? 3/4, 3/4 vy बाई 60, 15 15 दिया 45, vy बराबर 45। भाई साहब क्या शानदार है तू रे। दे आ गया, tan से भी आ गया, tan से भी आ गया, कोई टेंशन नहीं है। यही तो अप्रोच सीखना है। साला किसी ने बोला तो नहीं कि साइन से करना है, tan से कर तू। और देख vy 45 आया, देख vy 45 आया। ये v निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे x की वेलोसिटी पता होती है हमेशा, थीटा पता है, तो tan से vy निकाल लेंगे। क्या शानदार सोचा है यार। यही तो लेवल रीच करना है। कमेंट बॉक्स में दिल बना दे अगर तुम्हें समझ आया तो। नेक्स्ट देख, ये बोला है बॉल कोलाइड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड ऑफ कोलिजन। स्पीड ऑफ कोलिजन एंड टाइम फ्लाइट। अब देखो इस सवाल का तरीका चेंज कर दिया, सवाल का तरीका चेंज कर दिया। ये बोला कि ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पर फेंका है, पार्टिकल ऐसे हवा में गया और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर टकरा। यहां पे कोई इंक्लाइन प्लेन है 53 डिग्री का, उसके परपेंडिकुलर टकरा है। तो मुझे बताओ ये कितने स्पीड से टकराया होगा? एकदम परपेंडिकुलर जाके हिट किया इंक्लाइन प्लेन से। देखो बॉल कोलाइड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, देन फाइंड स्पीड ऑफ कोलिजन एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे करोगे बताओ? यहां पे तुमको यह दिया है कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री है। सोचिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई? आसान है, तुमको इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का यूज करना है। देखो तुमने 100 से 53 डिग्री पर फेंका है। हाँ, जब पार्टिकल यहां पे आया तो डॉटेड लाइन ऐसे बनाओ पहले, और मुझे बताओ कि इंक्लाइन प्लेन से एक्स एक्सिस का एंगल कितना है? 53। तो ये 53 होगा। हाँ सर ये 53 होगा, क्यों? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, तो ये एंगल कितना है? 37। अब मुझे बता दो साफ साफ कि पार्टिकल जब टकराया तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना था? 37। तो v का एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट क्या होगा सर? v cos 37, क्योंकि 37 के लॉन्ग इसका कंपोनेंट v cos 37, और एक्स एक्सिस वेलोसिटी होता कितना है? ux कांस्टेंट होगा। तो v cos 37 इज इक्वल टू u cos थीटा। v cos 37 हो जाएगा तेरा 4/5 इज इक्वल टू u 100 इंटू cos 53। हो गया, यहां से v निकाल दे। तो कहेगा सर ये तो सेम एज लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन जैसा है, लेकिन दोनों को लैंग्वेज बदल गया कि नहीं? देखो इसमें बोला कि ऐसे उड़ता हुआ गया और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर टकराया है। तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब ये टोटल 90,
अगर यहां से 53 बना रहा है, ये टोटल 90 है और ये 53 है, क्योंकि एक्स एक्सिस से इंक्लाइन प्लेन 53 बना रहा है, तो ये 53 है, टोटल 90, तो ये 37 होगा। बताओ, ये 37 होगा। अरे, और इस तरह के सवाल और भी पूछ सकते हैं, इस तरह के सवाल और भी पूछ सकते हैं। बताओ, अब मजा तब आएगा जब ये 53 पे फेंकू 100 से, लेकिन ये 45 53 के जगह पे कोई 45 या 30 कर दूं, 45 या 30 कर दूं, तो क्या होगा, तब मजा आएगा। जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, बॉल को फेंका 100 से 53 डिग्री पर, ये इंक्लाइन प्लेन 45 डिग्री का और यहां से परपेंडिकुलर टकराया है, ये टोटल 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब बताओ कितने स्पीड से टकराया होगा, कितने स्पीड से टकराया होगा, अब बताओ कितने स्पीड से टकराया होगा। अब बोलो सर, आसान है। एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल से ये 53 था, हाँ, तो ये तो अलग कहानी है। इंक्लाइन प्लेन एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 45, तो यहां पे एक्स एक्सिस से इंक्लाइन प्लेन कितना बनाएगा सर, 45, और इंक्लाइन प्लेन से ये एंगल कितना है सर, 90, ये 45, तो ये हो जाएगा 45, तो इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आएगा v cos 45 इज इक्वल टू इस u का एक्स एक्सिस वेलोसिटी 100 cos 53 डिग्री, यहां से v निकाल दो, v बाई √2 इज इक्वल टू 100 cos 53 होता है 3/5, तो 20 × 60, v इज इक्वल टू 60√2, खत्म। और इतना तुम बता सकते हो कि अगर 45 है तो जो x का कंपोनेंट आया वही y का कंपोनेंट आएगा। x का कंपोनेंट कितना आता है तो 100 cos 53 कितना, 60, तो ये भी 60 होगा, तभी तो ये 60 और 60 √2 45 डिग्री पर हो गया। क्या सही है? टाइम कितने देर में हुआ होगा? टाइम टू रीच P, टाइम टू रीच इंक्लाइन प्लेन, टाइम टू रीच इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, टाइम टू रीच इंक्लाइन प्लेन, ये क्या होगा सर? टाइम टू रीच इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी इंटू ए वाई इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी 60 माइनस के साथ इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 80 ऊपर में है, ये 60 आता है तो ये 80 आएगा ना, कितनी बार कंपोनेंट लू, माइनस ए वाई हो गया जी मतलब 10 इंटू टी, 10 टी को इधर ले जाओ तो ये हो गया 140, तो टी बराबर होगा 14 सेकेंड, इज योर आंसर। टी बराबर होगा 14 सेकेंड। भाई साहब गजब हो बे तुम, हाँ, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ, पहले ही तुम सारा जवाब दे देते हो। मजा आ गया कि नहीं आ गया बताओ? मतलब समझ रहे हो तुम किस लेवल पे पहुंच गए हो? सिंपल सी बात है, ये टोटल 90 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन 45 बना रहा है, तो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से 45 बना रहा है, ये 45 तो ये 45, तो v का कंपोनेंट v cos 45 बराबर 100 cos 53 आएगा। और टाइम निकालने के लिए तुम x का मोशन नहीं देख सकते, बताओ क्यों? क्योंकि x एक्सिस में मोशन देखोगे तो टाइम पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि x में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, तो तुम किसी भी टाइम पे देखो x की वेलोसिटी तो वही रहनी है, तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कभी भी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है बस, सॉरी बेटा सॉरी, एक जो गलत क्वेश्चन था ना उसने साला समय ले लिया, पूरे क्लास में मेरे दिमाग में चलता रहा वो गलत क्वेश्चन क्यों लाया मैं, पहले देख लेना चाहिए था, लेकिन हो जाती है। कोई बात नहीं, एक सवाल तुम कर लो बस, छोटा सा सवाल दे रहा हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैंने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 53 डिग्री ही फेंका है, ठीक है, एट एंगल 53 डिग्री ही फेंका है। अब एक बात बताओ, अगर मैं वर्टिकल एक्सीलरेशन यहां पे 10 ना देके 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दूं और हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन में पीछे दे दूं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मुझे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट बताओ जल्दी से। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज बताओ, रेंज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा सच में नो प्रॉब्लम, लेकिन ना एक एक सेकंड का कीमत मैं समझता हूं, तुम्हारे एक एक सेकंड का कीमत समझता हूं, एक एक सेकंड का, एक एक सेकंड का, उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना। संघर्ष इवेंट एनएलएम का आ गया, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया बात है यार, एनएलएम का संघर्ष असाइनमेंट कर रहे हो तुम बिना पढ़े, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। चलो फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी फटाफट बताओ। सर देखो, सबसे पहले तो हमें इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा u, x हो जाएगा 100 cos 53, 100 cos 53 60 मीटर पर सेकेंड, और ui हो जाएगा बेटा 80 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट मोशन इन वाई एक्सेस, मोशन इन वाई एक्सेस, फॉर टाइम फ्लाइट मोशन इन वाई एक्सेस, तुम बोलोगे कि देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2ui बटा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सेस। तो 2ui की वैल्यू बोलो 80, और हर g तुम्हारा 8 है, तो 8 से कटेगा 10, टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकेंड आएगा, मानते हो। मैक्सिमम हाइट आएगा ui का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू ए वाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 80 गुना 80 बटा 2 इंटू 8, 8 से कटेगा 10 है ना, और 2 से कटेगा 5, तो 8 पचे 40, 400 मीटर आएगा क्या। और रेंज हो जाएगा x की, रेंज हो जाएगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ x इंटू टी स्क्वायर, ऐसे रेंज निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट के लिए तो वर्टिकल वेलोसिटी तुम जीरो लेके कर रहे हो कि भाई यहां तक मुझे देखना है जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई है। 20 सेकेंड बिल्कुल, 400 मीटर बिल्कुल, 600, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत सही। ठीक है, अब रेंज निकाल दो कितना होगा, रेंज भी ढंग से निकाल देना। रेंज कुछ लोगों का 600 आया, कुछ लोगों का 0 आ रहा है, जैसा भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि मैं एक इनक्लाइन प्लेन लेता हूं, ध्यान से देखना, मैं इनक्लाइन प्लेन लेता हूं ऐसा, ऐसा, और यहां से एंगल इसका है 53 डिग्री, या ऐसे ले लेता हूं 37 डिग्री, 37 डिग्री एंगल ले लेता हूं, और यहां से एक बॉल को मैंने इस तरफ फेंका है 53 डिग्री पर, ऐसे, ओह सॉरी, ऐसे ऐसे 53 डिग्री पर u बराबर 100 मीटर पर सेकंड से। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या हो, ये सवाल है, मान लो तुम्हारा। अब देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, हाँ सर ये तो इंक्लाइन प्लेन है। अब ये सवाल करना तो टफ हो गया सर जी। अब अगर देखा जाए तो अपने आप में ये टफ सवाल हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन हो गया कहने के लिए, ये ना कहने के लिए क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा दिमाग लगाऊं, इसको कॉपी करके यहां ले आता हूं, ठीक है, और देखना इसको मैं थोड़ा सोचने के लिए ऐसे घुमा दूं, ऐसे, एक मिनट, पहले तो ऐसे रखो, पहले तो ऐसे रखो, और मुझे बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल लगता है, हाँ सर जी डाउनवर्ड लगता है, तो यहां पे मैं जी डाउनवर्ड ही बना लेता हूं। अब एक बात बताओ, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग तुम्हें वेक्टर में मैंने सिखाया था, ये कंपोनेंट होता है जी साइन 37, और ये कंपोनेंट होता है जी कॉस 37, याद है कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जी का कंपोनेंट ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। अब सुनना अच्छे से, बस मैं छोड़ रहा हूं बेटा, छोड़ रहा हूं, बस सुनना अच्छे से, 1 मिनट बस देख ले, 1 मिनट देख ले। अगर मैं इसको कॉपी करके मैं यहां ले आऊं और तुम्हें बोलूं कि एक काम करो, इसको ना थोड़ा ऐसे घुमा लो और इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना के देखो। अब अगर तुम इसको ऐसे घुमा लोगे तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस नया वाला और ये तुम्हारा नया वाई एक्सिस हो गया। कहने के लिए इसको मैं नया एक वाई एक्सिस मान सकता हूं, इसको नया एक्स एक्सिस मान सकता हूं। पार्टिकल को जब फेंका था तो ऐसे जाके यहां टकराएगा, ये जाके यहां टकराएगा। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ui 2ui बाई जी, हाँ तो 2ui बोलो। सर 100 से फेंका था 53 डिग्री पे, तो ये 80 आता है सर, 80, तो ये तुम्हारा हो गया 80। जी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी वर्टिकल में जी कॉस 37, जी कॉस 37, तो 2 इंटू 80 बटा 10 इंटू कॉस 37, 4/5, कट के 20 सेकेंड आ रहा है, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आंसर। ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, खत्म। ये है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, खत्म हो गया, हो गया। 16 कैसे आया बेटा, 16 कैसे आया, 16 कैसे आया? मैं कह रहा हूं
कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 था और यहां से 53 पे फेंका है मैंने ऐसे, तो इस 53 का कंपोनेंट एक एक्स में होगा, एक वाई में होगा, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 60, इधर हो जाएगा 80। देखो ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं इस इंक्लाइन प्लेन को ऐसे घुमा लेता हूं, जी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ जी साइन 37 आता है, परपेंडिकुलर जी cos 37 होता है, वेक्टर में मैंने पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन में खूब पढ़ते। जब मैंने इसको घुमाया तो ये नया वाला एक्स एक्सिस हो गया और ये नया वाला वाई एक्सिस हो गया, तो 100 का उधर ऊपर कंपोनेंट 80 और इधर 60। अब सिर्फ तुम वाई में मोशन देखो, तो वाई में जी नहीं है, जी cos 37 है सिर्फ वाई में। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये एक्चुअल में था, जी नीचे था, इस डायरेक्शन में मैं मोशन देखना चाह रहा हूं, तो इसको मैंने घुमा कैसे कर दिया, ये देखो तुम्हारा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। हाँ 90 डिग्री से भी आ रहा है, तुम वो देखोगे वैसे 37 और 53 एक्चुअली वर्टिकली हो गया, तो ऊपर जाके नीचे आएगा, तो वैसे भी कर सकते हो तुम कि 100 हो गया। अच्छा ऐसे भी देखो सर, इतना देखने की जरूरत नहीं है, 37 एंड 53 है, तो सर एक्चुअल में ऊपर ही 100 फेंका है मैंने, तो ऊपर 100 फेंका तो ऊपर जाने का 10, नीचे आने का 10, सर टाइम ऑफ फ्लाइट तो इसका 20 सेकेंड ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो लग रहा है सीधा ऊपर फेंका तो यही आ जाएगा, हाँ होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैंने क्या किया कि ये तेरा इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ये थीटा है, और यहां से मैं ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगल पे यू स्पीड से फेंक रहा हूं, तो इसका मोशन ऐसा होगा और जी नीचे लगेगा। तो अगर ये थीटा है तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग होता है जी साइन थीटा और इधर होता है जी cos थीटा। अब ये इंक्लाइन प्लेन प्रॉपर हो गया, हाँ सर। अब मुझे कह रहा है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, अब मुझे कह रहा है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। मैं पता है कैसे करूंगा, मैं सोचूंगा कि इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूं ऐसे। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, अब ये नया एक्स एक्सिस मान लो हो गया और ये नया वाई एक्सिस हो गया, तो वाई के अलोंग वेलोसिटी हो गया यू साइन अल्फा, देखो ना इसका वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन अल्फा, देखो ये अल्फा बना रहा, और ये हो गया तुम्हारा जी cos थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2 ui हो गया यू साइन अल्फा बटा एक्सीलरेशन हो गया जी cos थीटा, ये इसका टाइम फ्लाइट आ जाएगा। ये समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो एक बार। 8 से क्लास स्टार्ट करो, 10 से क्लास स्टार्ट करो, ठीक है बेटा, आपकी भी गलती नहीं है। बाय।